Hey guys, what's up? This side is Professor Chirag and finally one of the most awaited lectures जो आप सब लोगों ने मुझे बोला था बनाने के लिए, आपने बोला, मैंने बनाया. This is your JIGL अमेंडमेंट्स फॉर जून 2020 रेलिवेंट रहेंगे. अच्छा, जून 2020 के लिए रेलिवेंट है तो ऑब्वियसली दिसंबर 2020 के लिए भी रेलिवेंट है ये. तो ऐसी बात नहीं कि खाली जून वाले बच्चों ने देखना है. जो भी लोग जो CS लिखने वाले हैं इस साल के अंदर, आप सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. एंड जो दिसंबर 20 वाले हैं उनको तो मेरे पेन ड्राइव्स के अंदर भी ऑलरेडी इनकलकेटेड मिलेगा. जो जून वाले हैं उन लोगों के लिए ये एडिशनली रिकॉर्ड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या JIGL में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है? क्योंकि जब हमने इंस्टीट्यूट की शीट देखी तो उसमें तो बहुत सारे पेजेस थे. अच्छा, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, डोंट वरी विद दैट. क्वाइट मतलब इतने छोटू से अमेंडमेंट्स है ना जिसकी कोई हद नहीं है. मतलब अगर मैं आपको भी अमेंडमेंट्स पढ़ाने जाऊं तो आई थिंक वी शुड नीड 15-20 मिनट्स. हम पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स खत्म कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. हाउएवर आई फील कि अमेंडमेंट्स पढ़ने का तरीका ये गलत है कि मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ ये बता दूं कि ये अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया. बिकॉज आप लोगों की फिर मेहनत बढ़ जाएगी. आपको जाना पड़ेगा किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर, या फिर जो लोग मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग किसी और नोट से पढ़ रहे हैं उनको पहले सर्च करना पड़ेगा कि उनका वहाँ पे प्रोविजन कहाँ है, प्रोविजन एक्चुअली डाला भी है कि नहीं डाला है, ये वाला था कि नहीं था, उसको कट करना है, वहाँ डालना है. तो आई थिंक इस सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन मुझे दिखा कि मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स ही बना के ले आऊँ. तो एक्चुअली JIGL अमेंडमेंट 2020 के अंदर जो आए हैं ये सिर्फ 2 ही चैप्टर्स के अंदर आए हैं. सिर्फ 2. कौन से हैं? एक है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019 के लिए आ गया भाई. दूसरा RTI एक्ट 2019. ये 2 अमेंडमेंट्स आए हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे. बस ये अपन ने 2 ही चीज़ें पढ़नी है. अब 2 तरीके होते हैं. मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने इन नोट्स को जो आप लोगों के लिए बनाया है इसको पूरा का पूरा एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है. इंस्टीट्यूट ने अराउंड अप्रॉक्सीमेटली कुछ 30 पेजेस के आसपास आपको दिए थे. अपन लोगों ने उसको शॉर्टन अप करके हार्डली 14-15 पेजेस पे लेके आया है. एट द सेम टाइम वी हैव नॉट रिड्यूस द कंटेंट, वी हैव जस्ट मेड इट मोर सिंपल, डायरेक्ट लेजिबल. जो हमने लिखना है डायरेक्ट अप टू द पॉइंट उसके ऊपर बात की है. सर, इन नोट्स का और क्या फायदा हो सकता है? इन नोट्स का एक और फायदा है, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी मार्क कर दिया है कि अर्लियर प्रोविजन क्या था जो डिलीट हो गया है. सो जो प्रोविजन डिलीट हुआ है मैंने उसको रेड करके मार्क किया. इफ यू कैन सी इन द रेड साइड, जो रेड है ये प्रोविजन पहले हुआ करता था जिसको अपन ने हटाया है, और जो येलो वाला आपको मार्क किया हुआ दिख रहा है दैट इज द न्यू प्रोविजन जो इन लोगों ने इनकलकेट किया है. तो जहां जहां पे कहीं पे भी ऐसे चेंजेस हैं जो पहले ही हुआ करते थे मैंने उनको रेड किया है, जो नया आया है उसको येलो कर दिया है. सो आई बिलीव नाउ यू नो कि हम लोग कैसे इसके अंदर चलने वाले हैं. पहला अपन ऑब्वियसली मेरा फेवरेट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019 स्टार्ट करेंगे. व्हाट आई फील इज कि मैं आपको इसको अमेंडमेंट्स की तरह नहीं, मैं इनको आपको लेक्चर की तरह पढ़ा देता हूं. तो यहां से आराम से, शांति से, आराम से पूरा देखने का मैं आपको 1 घंटे के अंदर ये दोनों के दोनों चैप्टर्स पूरे खत्म करवा के देता हूं. इसके बाद आप लोगों को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन और RTI के अंदर कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपका मॉड्यूल उठाइएगा, अगर स्पेसिफिकली कुछ इसके अंदर ना हो वो आपको देखना हो आप देख सकते हैं और कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019. दोस्तों, आर्बिट्रेशन का और कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सर, जब कभी भी हम लोग आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं हम इसको आर्बिट्रेशन बुलाते हैं. यानी कि है तो ये एक तरीके की कोर्ट ही, पर ये कंप्लीटली कोर्ट नहीं है. और सर क्योंकि ये कंप्लीटली कोर्ट नहीं है, इसको है ना अपन ने अलग से रेगुलेट करने के लिए ना पूरी गाइडलाइंस, पूरा एक लॉ बनाया है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर डाला है. सर, ये नाम से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन पे बात करता है, पर इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को क्यों लाया गया था और कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1996 के अंदर. 1996 में, अच्छा मैं भारत की बात कर रहा हूं, 1996 में पहली बार इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की बात की गई थी, जहां पे इन लोगों ने बताया था कि भाई कोर्ट बहुत ओवरबर्डन हो रही है, कोर्ट के पास टाइम नहीं है, आप सब लोग कोर्ट के पास जस्टिस सीख करने जाते हो पर जस्टिस इतना डिलेड मिलेगा कि उस डिलेड जस्टिस का कोई फायदा नहीं रहेगा. एंड इट्स अ ग्रेट सेइंग दैट जस्टिस डिलेड इज एज गुड एज जस्टिस डिनाइड. तो इस सब को चलते हुए, और भारत की जुडिशरी इतना इसको मेंटेन नहीं कर पाएगी हम सब जानते हैं, हमने सोचा कि आर्बिट्रेशन करना ही अब एक अच्छा चीज रहेगा. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? बाहर आपसी मतभेद खुद हटा लेना, साथ में एक एक्सपर्ट बंदे को बिठा देना जो आपकी बात सुनेगा और आपको गाइड करेगा कि आप लोग कैसे इसका समझौता कर सकते हैं. अब सर आप ये जो बोल रहे हो गाइड करेगा, कैसे समझौता कर सकते हैं, ये मतलब क्या अलग अलग तरीके होते हैं? यस, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ ADR. क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ ADR. तो दोस्त, जब मैं ADR बोलता हूं ना तो ADR स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. ADR का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल. डिस्प्यूट रिड्रेस, डिस्प्यूट सुलझाने का एक दूसरा तरीका, कोर्ट ना जाके कहीं और जाके इसको सुलझाना, इज ADR.
यहां तक एकदम ठीक है। जब मैं कहता हूं इट्स एडीआर तो आगे बात समझिएगा। एडीआर कहता है कि भाई देखो कोर्ट के ऊपर पास मत जाओ, मैं आपको कोर्ट जैसी बाहर बॉडीज देता हूं। एक बॉडी मैं आप लोग को देता हूं आर्बिट्रेशन की तरफ। अब आर्बिट्रेशन वाली बॉडी का मतलब क्या है कि सर ये बिल्कुल कोर्ट की तरह चलेगी। इसमें एक बंदा एक जज की तरह बैठेगा जिसको हम आर्बिट्रेटर बुलाएंगे। एक से ज्यादा जज भी हो सकते हैं। बाकायदा एक चीज याद रखना कि कभी भी जज का नंबर इवन में नहीं हो सकता, यानी कि 2 4 6 8 नहीं हो सकता। इसका ऑब्वियस रीजन है क्योंकि टाई हो जाएगा। हमेशा ये किस में होना चाहिए, ऑड में होना चाहिए, 1 3 5 7, ताकि कभी टाई नहीं होगा। कैसे अपॉइंट होते हैं आगे बताता हूं। आर्बिट्रेशन है सर, और कौन से तरीके होते हैं, नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन का मतलब क्या है, मांडवली। एक्चुअली दोनों पार्टीज एक दूसरे से भावताव करती हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ले दे के सेटल करते हैं। दिस इज नेगोशिएशन। नेक्स्ट अप इसके अंदर अपन ने और क्या पढ़ना है सर, इसके अंदर मीडिएशन भी है, कंसीलिएशन भी है। हाउएवर इस एक्ट के अंदर, इन नोटिफिकेशन के अंदर मीडिएशन और कंसीलिएशन की बात नहीं हुई है। कुल मिला के अगर आप देखें तो मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह आ जाता है। मीडिएशन मतलब ये मीडिएटर की तरह बीच में खड़ा रहता है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये आपके लिए ऐसा बोल रहा है, आप इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं, एक दूसरे में मीडिएट करवा रहा है, एक दूसरे में बात करवा रहा है। ये मीडिएशन है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। तो अगर बात करवाना चालू कर दो तो हो सकता है कि एक हल आ जाए। तो ये मीडिएशन होता है जहां पे मीडिएटर एक्टिवली रोल प्ले करता है आप दोनों की बात करवाने में। फिर होता है कंसीलिएशन। अब कंसीलिएशन में ना कंसीलिएटर क्या बोलता है कि मैं पीछे हूं, आप दोनों बात करो, मैं सुन रहा हूं, अगर आप लोग कहीं फंस जाओ तो मैं बीच में आता हूं। तो मतलब मैं पैसिव रोल प्ले कर रहा हूं, आप दोनों आराम से बात कर लो, आप सॉर्ट कर लो आपको कैसे सॉर्ट करना है। और आप लोग का अगर कोई समझौता हो रहा हो तो मैं बीच में आपको और आइडियाज दूंगा कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। हाउएवर फाइनल कॉल आप लोगों का है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। बट आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर यानी कि 3 आर्बिट्रेटर या फिर 5 या फिर 7 आर्बिट्रेटर्स आपकी पूरी बात सुनते हैं बाकायदा कोर्ट की तरह, और वो अपना एक जजमेंट पास करते हैं आपकी सारी बातें सुनने के बाद। इसको आप बोलते हो आर्बिट्रेशन। अब इस एक्ट का 1996 के बाद और भी नोटिफिकेशन आए। 2000 में इसके ऊपर बात हुई, 2001 में इसके लिए बात हुई, 2015 जो सबसे लेटेस्ट रेगुलेशन हुआ करते थे, इससे पहले अपन लोग वो पढ़ते थे 2015 के रेगुलेशंस। अब अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है। अब सबसे पहला सवाल कि सर क्यों ये रेगुलेशंस आए। सबसे पहली बात, क्यों ये रेगुलेशंस आए सुनाओ। In the very starting, it was the Conciliation Act 1996, Arbitration and Conciliation Act 1996 चलता था, relating to domestic arbitration, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो पहले पहले क्या होता था, डोमेस्टिक। बेटा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब मेरे देश के अंदर 2 पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट अप इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सर व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी कि ऐसे तरीके के कमर्शियल एग्रीमेंट्स जो 2 पार्टीज के बीच में हो जिसमें से दोनों में से एक पार्टी भारत की नहीं हो, तो इस वाले एग्रीमेंट को आप क्या बुलाते हो, इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट। अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी भारत की नहीं है, ये बन गया इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट। और अगर ये लोग अपने मुद्दे को आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाना चाहते हैं तो हम इसी को बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एज सिंपल एज दैट। लेट्स गो अहेड। And enforcement of foreign arbitral awards, and also to define the law relating to conciliation and for matters connected therein। तो ये 1996 का काम था कि ये सब कुछ समझाता था कि भाई फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड कैसे पास होंगे, कंसिलिएशन ऑर्डर्स कैसे आएंगे। फिर इसको 2015, मैंने डायरेक्ट बीच का 2001 वाली हिस्ट्री हटा दी बिकॉज दैट रियली इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। लास्ट क्या था बस वो जान लेते, 2015 टू मेक आर्बिट्रेशन कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना ही पड़ेगा। क्यों, कोर्ट के प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव होते थे। हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में नहीं, अब आप आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट लो। अगर आप लोग कोर्ट के प्रोसीजर से बाहर निकल रहे हो, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ले रहे हो, तो एटलीस्ट वी वांट कि स्पीडी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। यही चीज 2015 ने अश्योर करी, टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीडी, और कोशिश करी कि जितना हो सके कोर्ट का इंटरवेंशन कम हो, विथ मिनिमम कोर्ट्स इंटरवेंशन। अब बात समझना, यहां तक मैंने आपको बताई हिस्ट्री। अब रीजन समझना है कि क्यों अपन 2019 का एक्ट ला रहे हैं। अब ये जो है, ये आपको मैंने जो नीचे दिया है, दिस इज द रीजन व्हाई 2015 वाज नॉट कंप्लीटली एकदम मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग, एंड वी वांटेड टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, एंड 2019 लेके आना था। दिस इज द रीजन। इवन देन इट वाज नॉट प्रेफर्ड बाय द पार्टीज। इतना सब कुछ करने के बाद भी पार्टीज वर नॉट प्रेफरिंग इट। So, in order to identify the roadblocks to the development of arbitration,
examine specific issues affecting the Indian arbitration landscape. तो इस समस्या को और इस प्रॉब्लम को कि लोग क्यों नहीं इसको प्रेफर कर रहे हैं समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, a roadmap for making India a robust center for institutional arbitration, both domestic and international. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है ना, तो इसका नाम वैसे ही याद रख लेना, हाई लेवल कमेटी. अच्छा, हर बार जरूरी नहीं है कि जो भी कमेटी बनाए, सिर्फ एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की, एक हाई लेवल कमेटी बना दी. अब ये हाई लेवल कमेटी क्यों बनाई? ये हाई लेवल कमेटी बनाई किसके चेयरमैनशिप में? जस्टिस B.N. श्री कृष्ण, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एकदम ठीक है भाई. सर ये हमको याद रखना है क्या? नहीं, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. सिर्फ आपको बता रहा हूं कि पहली बात 1996 में आया था, 2015 में इसको अमेंड किया गया. क्यों किया गया? स्पीडी बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए. पर फिर भी पार्टीज इसको प्रेफर नहीं कर रही थी. तो क्यों पार्टीज इसको प्रेफर नहीं कर रही थी, क्या एरर्स आ रहे थे और कैसे इन्हें सुलझाया जा सकता है, इसको लेकर आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि सर आप क्या करिए, एक नई कमेटी बनाइए, जिसको हमने क्या बोला, हाई लेवल कमेटी. कौन है उसका चेयरमैन? सर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज यानी कि B.N. श्री कृष्ण. Now, the committee submitted its report on 30th of July 2017. See how fast we are. 30 जुलाई 2017 को कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी कि भाई आपको ये करना चाहिए. सर ये मतलब क्या करना चाहिए? The said committee recommended. उसने ना बहुत छोटी सी बात करी, और मैं बोलूँ ना, आई थिंक कोई इतने मेजर अमेंडमेंट्स है ही नहीं. क्यों? क्योंकि उनके रिकमेंडेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं थे. आर्बिट्रेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, एंड इफ द पार्टीज आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि उनको आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करना है, दे आर नॉट गोइंग टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, इवन इफ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इवन इट इज स्पीडी, एनीथिंग. सो इनके रिकमेंडेशंस भी बेचारों के बहुत अप टू द पॉइंट थे कि यू नो दैट द ओल्ड आर्बिट्रेशन एक्ट इज नो बैड, इट्स गुड. जस्ट कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम करेक्ट कर देते हैं. यानी कि पहला था एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ. अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों बनानी थी? ये चाह रहे थे कि यार है ना, अच्छा जस्ट टू से आई एम एन आर्बिट्रेटर. अरे मैं कितना अच्छा आर्बिट्रेटर हूँ कैसे पता पड़ेगा आपको? ये तो कोई जानने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि कोई आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की या फिर ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स की कोई ग्रेडिंग नहीं होती थी कि द क्वालिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स दे आर. सर कैसे पता पड़ेगा हाउ क्वालिटी आर्बिट्रेटर्स दे आर? माइट बी देयर कैन बी कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखना है, उनका एक्सपीरियंस देखना है, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स देखने हैं, कितने केसेस डील कर चुके हैं वगैरह वगैरह देख के हम एक उनको ना अक्रीडिएशन दे कि भाई किस लेवल की ग्रेड पे वो आते हैं. तो ये सबसे पहला इस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि हमको क्या चाहिए, पहले तो आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ. ये इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों बनानी है? जो ग्रेडिंग करेगी. ग्रेडिंग किसकी करेगी? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की एंड अक्रीडिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स. तो आर्बिट्रेटर्स को अक्रीडिएशन देगी, इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करेगी, उनको ग्रेड देगी कि वो किस लेवल का काम कर रहे हैं. इसके ऊपर मैं आगे आने वाला हूं. और नेक्स्ट है, the committee has also recommended certain amendments to the said act to minimize the need to approach the court for appointment of arbitrators, and this was a good thing to go for. Earlier क्या होता था ना, arbitration act के अंदर अपन लोग बहुत बार कोर्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे कि you help us decide who should be the arbitrator, और if there is any kind of confusion आप बस कोर्ट के पास जाते थे. तो इस एक्ट ने क्या बोला कि अपन एक और बॉडी बनाते हैं, बट आप लोग कोर्ट को तंग मत करो. आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो ना, तो कोर्ट को तंग मत करो. इट्स लाइक आई जस्ट गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर मैंने अभी यार ये लॉकडाउन की हालत चल रही है, तो मेरे ना फ्लैटमेट मेरे को एक बात पे बहुत ताना मारते हैं, एंड आई फील ही इज जस्टिफाइड. अब मतलब आप हालत देख ही रहे हो हमारी क्या हालत चल रही है यहाँ पे. मतलब बाल कहाँ जा रहे हैं, दाढ़ी कहाँ जा रही है, घर इतना गंदा हो रखा है इसकी कोई हद नहीं. सब एडिटिंग है भाई, सब एडिटिंग है. अगर तुमको एकदम बैक फाइल दिखा दूँ तो तुमको दया आ जाएगी, तुम यहाँ आके साफ करोगे. ठीक है. तो मैं ना कल खाना बना रहा था. ही सेड कि आज खाना आप बनाओगे, और खाना बनाने में मतलब मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है. मतलब आप मान लेना कि आप मेरा वीडियो डिलीट करवा दोगे कि तेरा वीडियो भी नहीं देखना, इतना गंदा खाना बना सकता हूँ मैं, बट आई स्टिल कुक, क्योंकि जान है तो जान है. तो मैं बाहर गया, मैं खाना बना रहा था, एंड आई कॉल्ड हिम. मैं कहा भैया नमक कहाँ है, भैया मिर्च कहाँ है, दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, पता नहीं क्या क्या. ही केम आउट एंड ही सेड चिराग लिसन, तू अगर काम कर रहा है तो तू पूरा कर. ये हर 5-5 मिनट में मेरे को बुला रहा है. इट्स एज गुड एज यू नॉट वर्किंग फॉर मी. तो बेटर है कि फिर मैं ही बना दूं, क्योंकि अगर मुझे 4 बार बाहर आना है. मैं कह यार पता नहीं क्या आदमी है यार. बट देन आई रियलाइज्ड कि बात तो सही है. कोर्ट को यही तो तकलीफ थी कि आप उसे बार बार इंटरवीन कर रहे हो, आप बार बार बोलते हो तुम बीच में आओ, तुम बीच में आओ, तुम बीच में आओ. यही चीज हटानी है. तो मुझे बोलते थे जो बनाना है बना. उसके बाद फिर मैंने भी बना दिया जो बनाना है. वही आर्बिट्रेशन एक्ट भी बोल रहा है कि आप कोर्ट को तंग मत करो. उसको इंटरवीन करने के लिए भी बोल रहे हो, उसको आर्बिट्रेटर्स भी अपॉइंट करने के लिए बोल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग कोर्ट. सो वी वांट कि कोर्ट इससे एकदम अब बाहर रहेगी और उसको बीच में नहीं लेके आना है.
ठीक है एकदम. So the next point and the next recommendation given by them was to minimize the need to approach the court for appointment of arbitrators. So if there is a problem regarding arbitrators, we will tell you where to go, not to the courts. ठीक है, आ जाओ भाई. Now, so in order to inculcate the recommendation, the Arbitration and Conciliation Amendment Act 2019 passed by the Parliament. The salient features of the Conciliation Act 2019 are as follows. अच्छा, Article 11, sorry, Section 11 में कुछ changes किए इन लोगों ने. Now, while we're talking about Section 11, Section 11 sir deal किससे करता है? This is a very important section for your exams for this June 20. I'm very sure कि यहाँ से question आने का chance हो सकता है, नहीं भी आएगा शायद, but still जो बोल रहा हूँ उसको एकदम ढंग से देखना. Section 11 is appointment of arbitrators. Now इसके अंदर कुछ छोटे से changes है. ये जो रेड वाला पार्ट है वो हट गया है. पहले क्या होता था? So as to change the system of appointment of arbitrators by the Supreme Court or High Court to a system where the arbitrator shall be appointed by the institution designated by the Supreme Court or High Court. Now do you see what's the difference? Earlier क्या होता था कि भाई आप जो अपॉइंटमेंट करवाते थे ऑफ आर्बिट्रेटर्स का वो सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से कराते थे. ठीक है एकदम. अब उसको इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया. सर शिफ्ट करके कहाँ लिया? उन्होंने बोला कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है ये नॉमिनेट करेंगे. क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे कोई इंस्टीट्यूशंस. सुप्रीम कोर्ट कोई इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट करेगा, हाई कोर्ट कोई इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट करेगा. और आप अब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आप उनके दिए गए किनके पास? इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे. सर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्टीट्यूशन दिया है, हाई कोर्ट ने दूसरा इंस्टीट्यूशन दिया है, हम कहाँ जाएंगे? डोंट वरी. कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के फ्लॉज के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाओगे, आई एम सॉरी काउंसिल के पास जाओगे. और अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से लेके कुछ भी है तो आप अपने स्टेट के जो हाई कोर्ट ने जिस इंस्टीट्यूशन को नॉमिनेट किया है वहां जाओगे. मेक सेंस टिल नाउ? लेट्स स्टार्ट अहेड. Establishment and incorporation of an independent body, namely the Arbitration Council of India. अब देखना इसने क्या बोला? Establishment and incorporation of an independent body. अब इन लोगों ने एक बॉडी बनाई. बॉडी का नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए मैंने इसको येलो मार्क किया. इट्स अ न्यू थिंग. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग. अब देखो सर आपने ये बॉडी क्यों बनाई है? इन्होंने बनाई है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ये क्यों बनाया है सर? ये हमने बनाया है ताकि हम ग्रेडिंग कर पाए. ग्रेडिंग किसकी कर पाए? इंस्टीट्यूशंस की कर पाए. और एक्रीडिएशंस दे पाए. किसको दे पाए? आर्बिट्रेटर्स को दे पाए. सर क्या यही इस एक्ट का रिकमेंडेशन था? एक द कमिटी रिकमेंडेड फॉर सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द सेट एक्ट टू मिनिमाइज द अप्रोच टू द कोर्ट. तो ये भी हो गया कि भाई अप्रोच कोर्ट की चेंज करी. क्या कर दिया उन लोगों ने कि अब इंस्टीट्यूशन के पास जाना है. और पहले वाला भी हो गया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बॉडी. कौन सी बॉडी? सर ये वाली बॉडी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया. क्यों बनाया सर? फॉर ग्रेडिंग ऑफ द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड अक्रीडिएशंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स. लो भाई, तो जो रिकमेंडेशंस थे उसी को अपन ने लॉ बना दिया. As simple as that. That's why it's very important to understand the recommendations in any upcoming acts. कभी भी आप लोग इवन मुझसे नहीं कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो हमेशा पहले recommendations पढ़ो जो जिसके ऊपर इस एक्ट को बनाया गया है. हमेशा आपको एक्ट का लॉजिक सबसे अच्छा समझ में आएगा. एटलीस्ट आई डू दिस इन माई जनरल लाइफ. नाउ आई हैव गिवन यू सम नोट जो बहुत ही सिंपल है. इन केस वेयर देर आर नो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि सर 2019 में आया है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास. ठीक है. No arbitral institutions available. The Chief Justice of the concerned High Court may maintain a panel of arbitrators for discharging the function and duties of arbitral institution. तो अगर आपके इस एरिया में कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है तो फिर ऐसे केस में हाई कोर्ट क्या करेगी? वो बोलती है कि देखो अभी मैं तो अब बीच में नहीं आने वाली, तो मैं क्या कर देती हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर देती हूँ. ठीक है. अब ये पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर एज गुड एज नथिंग बट द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. अब सर हमको ये कहानी पूरी समझ में आने लगी है. ये कहानी कुछ ऐसा कह रही है कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आप पहले उसके पास आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के लिए जाते थे, अब आप वहां नहीं जा सकते. वन, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को नॉमिनेट कर देगी जिसको हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बुलाते हैं. बिल्कुल सही समझा आप. नेक्स्ट अप सर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको आर्बिट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट में हेल्प करती है. अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको गाइड करती है. हाई कोर्ट ने जिसको अपॉइंट किया है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में हेल्प करता है. सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अपॉइंट किया है वो इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट्स में हेल्प करता है. नेक्स्ट सर अगर किसी स्टेट में ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है
तो उस केस में हाईकोर्ट क्या करेगा, उस केस में हाईकोर्ट क्या करेगा, कुछ आर्बिट्रेटर्स का पैनल बना देगा और उस पैनल को ही क्या डिक्लेयर कर देगा एज इंस्टीट्यूशन। सर ये इंस्टीट्यूशन कब तक माना जाएगा, जब तक कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं आ जाता, तब तक के लिए यही पैनल को इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट करना है। श्योर है? आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। अच्छा, सेक्शन 23 आपके नोटिफिकेशंस में ऐसे बैक टू बैक दिया है, अभी 11 पे बात करना बाकी है, वी आर गोइंग टू कम डाउन टू 11 अगेन, डोंट वरी, पर पहले 23 समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है। सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एंड क्लेम, ये वाले सेगमेंट में चेंज आ गया है। अब पहले क्या होता था ना, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। बेटा पहले स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस का मतलब समझ लो। अच्छा, ये आगे आपके नोट्स में भी था, बट अगेन मैंने इसको फिर कट कर दिया क्योंकि मैं आपको यहाँ समझा ही रहा हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सो व्हेन आई से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, इट मीन्स दो पार्टीज है भाई। ऑब्वियसली एक पार्टी कोई रिलीफ मांग रही होगी, जो रिलीफ मांग रहा है वो क्लेम कर रहा है, ही इज अ क्लेमेंट, और जो रिप्लाई देगा ही इज द डिफेंडेंट। सही है? तो डिफेंडेंट डिफेंस देता है एंड क्लेमेंट क्लेम करता है। अभी क्या बोल रहा है, सेक्शन 23 में पहले स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस को लेकर बात कही गई थी कि भाई पार्टीज को एज सुन एज पॉसिबल अपने क्लेम एंड डिफेंस देने चाहिए, पर यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं था कि कितने टाइम में आपको डिफेंस ले आना है, क्लेम कितने टाइम में स्टैब्लिश कर देना है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी। सो अर्लियर इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो पहले कोई भी फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये गलत था क्योंकि पार्टी जबरदस्ती आर्बिट्रेशन को लंबा देती। अरे भाई जो गलत है वो तो टाइम वेस्ट करवाएगा ही, हमको चाहिए नहीं कि कोई इतना टाइम वेस्ट करवाए। तो अब आप लोगों ने इसको कैसे सुलझाया, बट नाउ द अमेंडेड सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, अब ये जो आपका क्लेम है, डिफेंस है, ये सब कुछ 6 महीने के अंदर स्टैब्लिश हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब नाउ सर 6 मंथ्स फ्रॉम वेयर, 6 months from the date the arbitrator receives the notice of appointment। तो जहां से आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया, हियरिंग तक भी नहीं जाना, जहां से आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया वहां से तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर क्या क्या करना है तुम लोगों को, अपना क्लेम भी स्टैब्लिश करना है, अपना डिफेंस भी स्टैब्लिश करना है, इसके बाद आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा देगा। ठीक है एकदम। चलो नेक्स्ट अप, इसके साथ ही क्या किया इन लोगों ने, एनहांस्ड प्रोविजंस लाए टू प्रोटेक्ट द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। अच्छा यहां पे इन लोगों ने क्या किया ना, एक छोटी सी चीज की है जो मैंने आगे वापस से विद सेक्शन डाली है आपके लिए, 43J के इन सब में अमेंडमेंट्स आए, बट यहां पे इन लोगों ने क्या किया, इनका कहना है कि भाई आर्बिट्रेटर को या फिर ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स को प्रोटेक्ट करो। सर प्रोटेक्ट क्यों करना है उनको, कि अगर उन लोगों ने कोई गुड फेथ में काम किया है, अगर उन लोगों ने कोई गुड फेथ में काम किया है तो ऐसे केस के अंदर आप उनकी पर्सनल लाइबिलिटी अटैच नहीं कर सकते किसी भी क्लेम के अंदर, एज सिंपल एज दैट। टू प्रोटेक्ट द आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग फॉर एन एक्शन और omission डन इन गुड फेथ। सो यू हैव डन एन एक्शन जिससे सामने वाली पार्टी ऑफेंड हो गई, और यू हैव नॉट डन समथिंग, और ये ना करने की वजह से सामने वाली पार्टी क्या सोच रही है, दे फील कि आपने कुछ गलत किया है, बट यू आर एबल टू प्रूव दैट वॉट एवर यू हैव डन इज डन इन गुड फेथ। So if you have done in good faith, this new act protects you from any kind of personal liability, any kind of legal case against you, no obligation in the course of arbitration proceedings. अभी short till now, तो अब आप लोगों को मैंने ये amendments बता दिए। अब एक्चुअली यहाँ पे इस साइड में कोई अमेंडमेंट है नहीं बेटू, ठीक है ना, तो ये एकदम फास्ट बता रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने यहां तक मेरी बात सुनी है, आई थिंक उन लोगों को ये चैप्टर खत्म करना ही है, तो मैं ही करवा देता हूं आप लोग को, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। सो नाउ डिटेल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, दीज प्रोविजन जिसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, दीज हैव स्टैंडर्ड स्टिल एंड सेम, देयर इज नो डिफरेंस टू दैट। ये सिर्फ आपको वापस से 2019 में भी रीस्टेट किए गए, सिंस दे हैव बीन रीस्टेटेड अगेन इन 2019, आई फील एक बार वापस बता दूं ताकि कोई मन में दो दुविधा न रहे। नाउ सबसे पहला है 11(1). क्या बोलता है आप लोग को कि भाई आर्बिट्रेटर कहीं का भी हो सकता है, किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि एक आर्बिट्रेटर भारतीय होना चाहिए, आप तो जानते हो हम लिबरल है यार एकदम। सो हमने कभी भी नहीं बोला है, बट याद रहे अगर मान लो कि मेरे और विकास वोरा सर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, मेरे और विकास वोरा सर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हमारा जो आर्बिट्रेटर होगा वो कंपल्सरीली इंडिया का ही होना चाहिए, तो ऐसे केस में 11(1) कहता है कि फिर वो आर्बिट्रेटर इंडियन ही होना चाहिए। You getting the point? So unless to the contrary anything is stated, always arbitrator can be of any nationality. Let's see, 11(1) says a person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise aggrieved by the parties. Next up 11(2). अच्छा अब इसने क्या बोला ना, parties are completely free। 11(2) ने, अब देखो बेटू ना,
बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर आप सेक्शंस कैसे याद रखते हो. फर्स्टली इट्स वेरी सिंपल टू नॉट रिमेंबर, हाउएवर इफ यू वांट टू. अब देखो ना, हमेशा सेक्शंस देखना बहुत बहुत एकदम ऐसे ना सीक्वेंस में चलेंगे. अब 11.1 में इसने सबसे पहले आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने से पहले उसकी नेशनैलिटी की बात की. अगर आप 11.2 पे जाओगे तो वो अब बात करेगा कि सर कैसे अपॉइंट करना है. नेशनैलिटी तो ये पर अपॉइंट कैसे करना है. तो 11.2 विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर बिहाइंड इट. सो 11.2 टॉक्स अबाउट द पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स. एकदम ठीक है. अब सर 11.1 भी क्लियर हो गया, 11.2 भी क्लियर हो गया. अब 11.3 की बात कर रहे हैं. अब 11.3 में इसने क्या बोला कि मान लीजिए कि आप लोगों के बीच में आपने जो एग्रीमेंट किया था, स्टेट दैट फीलिंग एनी एग्रीमेंट स्टेटेड अबव इन एन आर्बिट्रेशन विथ 3 आर्बिट्रेटर्स. 3 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो आप लोग कैसे अपॉइंट करोगे. ऑब्वियसली एक जो क्लेमेंट है वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, एक जो यहां पे डिफेंडेंट है वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, और ये जो 2 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो गए, यानी कि एक क्लेमेंट और दूसरा कौन सा, खुद एक डिफेंस वाले का आर्बिट्रेटर, ये दोनों मिलके उसके ऊपर का हेड अपॉइंट करेंगे. एकदम ठीक है. ये 11.3 था. सर 11.3 कैसे याद रखें. इन केस ऑफ 3 आर्बिट्रेटर्स, in case of 3 arbitrators, each party should opt for 1 arbitrator and the 2 new appointed arbitrators should appoint another arbitrator. 1 2 3 11.3. Each party shall appoint 1 arbitrator and the 2 appointed arbitrators shall appoint the 3rd arbitrator who shall act as the preceding arbitrator. preceding arbitrator का मतलब जो इन दोनों arbitrators के ऊपर precede करेगा, जो इनको head और lead करेगा. तो सर 11.1 के अंदर क्या था. सर 11.1 में हमने नेशनैलिटी की बात की. 11.2 के अंदर क्या था भाई. सर हम लोगों ने 11.2 के अंदर बात करी कि कोई भी प्रोसीजर हो सकता है. 11.3 के अंदर क्या था. 11.3 के अंदर हमने बोला था इन केस ऑफ 3 आर्बिट्रेटर्स ऐसे करना है. सर अब आगे आप क्या बताने वाले हो. 11.3A ये आया है नया सेक्शन. ये जो है ये नया अमेंडमेंट है. सर कुछ बहुत ही तगड़ी चीज है क्या. नक्को रे नक्को. वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. 11.3A हाँ जी. नाउ 11.3A ने क्या बोला है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल हैव द पावर टू डेजिग्नेट. सुप्रीम कोर्ट and the high court have the power to designate what. Designate any institution, designate arbitral institution. ठीक है, जिसको ये लोग ग्रेड करते हैं, which have been graded by the council under 43(1) for the purpose of this act. अब देखना इसने क्या बोला. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को डेजिग्नेट करेंगे. पर बेटा ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कौन से होने चाहिए. सर ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस वो वाले होने चाहिए जिनकी प्रॉपर आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ग्रेडिंग की है, एक्रीडिएशंस दिए हैं. श्योर इनफ. आ जाओ भाई वापस से. इट मे बी नोटेड. अच्छा देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. इट मे बी नोटेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट jurisdiction where no graded arbitral institution is available, then the chief justice of the concerned high court may maintain a panel of arbitrators for discharging the function and duties of arbitral institution. मैंने आपको ऑलरेडी बताया जहां पे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है वहां पे आपको क्या करना है, एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स बनाना है. सर ये पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स कौन बनाता है. चीफ जस्टिस. एकदम ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. अच्छा अब यहां तक आई एम श्योर कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब लेट्स गो हेड. इट फर्दर प्रोवाइडेड. अच्छा देखो अब इसने ना एक और चीज प्रोवाइड की, ये भी बहुत ही टाइम पास सी है. अगर कोई भी पार्टी फेल कर जाती है एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से, एनी पार्टी इफ इट फेल्स टू अपॉइंट एनी आर्बिट्रेटर, कितने दिन के अंदर. 30 डेज. अच्छा ये 30 अब यूनिवर्सल है. ये वाली पार्टी फेल कर गई 30 दिन में, ये वाली पार्टी फेल कर गई 30 दिन में, दोनों अपॉइंटेड पार्टीज, दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल कर गए 30 दिन में नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना. इन सब केस में ट्रीटमेंट एक ही होगा. ठीक है. सो फर्दर इट प्रोवाइड्स इफ अ पार्टी fails to appoint the arbitrator within 30 days. अच्छा बेटू 30 days from where. सर जैसे आपने ऊपर बताया था 6 months, कहां से गिनना था हम लोगों को, जहां से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हुआ है. अब यहां पे आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट नहीं हो रहा, तो यहां पे 30 दिन कहां से गिने. तो बेटू यहां पे 30 दिन गिनने का तरीका बहुत सिंपल है. ए बी दीज बोथ आर गोइंग टू फाइट. सूनर और लेटर इसने या इसने, किसी ने तो क्लेम किया होगा. तो जहां से क्लेम आया तो ऑब्वियसली क्लेम का मतलब है कि उसने बोला होगा लेट्स अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर टू डिस्कस दिस. इफ एनी पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एनी आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम
द रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी। यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूं तो जब एक पार्टी क्लेम करती है और जैसे ही ये क्लेम सामने वाली पार्टी को मिल जाता है, यानी कि चिराग ने क्लेम किया था और ये क्लेम जैसे ही विकास वोरा सर को मिल गया, यहां से 30 दिन के अंदर आपको अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना होगा। अगर वो फेल कर गए या फिर मैं फेल कर गया, इन दोनों ही केस में हमें क्या करना है मैं आगे बता रहा हूं। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों को मिलकर एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना हो, क्योंकि आप तो एनी पार्टी बोल रहे हो और द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल टू अग्री ऑन द थर्ड आर्बिट्रेटर। तो अगर ये 3 वाला केस है, अभी अपन 3 वाला केस पढ़ रहे हैं, 1 वाला नहीं, 3, 5, 7, 9 वाला केस बात कर रहे हैं। अगर ये 3 आर्बिट्रेटर्स वाला केस है जिसमें आइदर ऑफ द पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना भूल गई, 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स भूल गए कि भाई थर्ड आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट करते हैं, इनको भी कितने दिन का टाइम दिया है सर, इनको भी 30 दिन का टाइम देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। अब राजा ये तारीखें गिनना जरूरी, या दिन गिनना जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखना इसका सोर्स कहां से ये दिन गिनने, ये बहुत जरूरी होता है। सर ऊपर हम लोगों को आपने क्या बताया था कि भाई आज के टाइम में क्लेम और डिफेंस कितने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए सर, 6 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए। पर बेटू 6 मंथ्स कहां से सर, 6 मंथ्स जहां से आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए वहां से। हाउएवर आर्बिट्रेटर्स कितने दिन में अपॉइंट हो जाने चाहिए सर, क्लेम से 30 दिन के अंदर। अच्छा सर अगर ये 3 आर्बिट्रेटर्स वाला केस है और हम दोनों ने तो अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, तो ये जो नए आर्बिट्रेटर्स हैं इनके पास कितने दिन का टाइम है, हमने कहा 30 दिन का। सर ये 30 दिन कहां से गिनने हैं बेटा, जब से ये अपॉइंट हुए। अब एक सवाल और आता है, सर एक आर्बिट्रेटर 1 जनवरी को अपॉइंट हुआ, दूसरा आर्बिट्रेटर 5 जनवरी को अपॉइंट हुआ, अब कहां से गिनूं 30 दिन बेटा, जिसका लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 30 दिन आगे बढ़ा देना। श्योर इनफ, दिस मेक्स सेंस टिल नाउ। Shall be made on an application of the party where they need to apply to the arbitral institution designated by the Supreme Court। अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट के पास वाले इंस्टीट्यूशन के पास कब जाओगे, in case of international commercial arbitration or by the high court in case of arbitration other than international commercial arbitration। is it simple till now? I am pretty sure this is। अच्छा 11.5 तो मैं आपको पढ़ाने भी नहीं वाला हूं, अरे मतलब ऐसा नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाने वाला मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो ही प्रोविजन जो तुम ऊपर पूरा छाप के रट के आए हो वापस से नीचे आएगा, और वही प्रोविजन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर इस बार सिंगल आर्बिट्रेटर की फाइट है तब भी 30 दिन गिनने। देखो द सेम which states that if the same happens in an arbitration with a sole arbitrator and the parties fail to agree on the arbitration within 30 days from the receipt of request by one party to the another, the appointment shall be made in the same manner as stated above। That is, if it is a case of international commercial arbitration, should be gone to an institution or to a panel which has been designated by the Supreme Court, and if it is a case of domestic arbitration, should be gone to an institution which has been nominated by the High Court of that concerned state। Sure, let's go ahead। 11.6 where either the parties or the appointed arbitrators fail to comply with the appointment procedure, the appointment shall be made on an application to the party by the institution designated by Supreme Court in case of international commercial agreement or by High Court। एकदम exactly repeat point है, same का same ditto point। So you can 11.6 को सिर्फ आपको बताने के लिए था, आप अपने नोट्स में भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने ऑब्वियसली ये नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए, आप लोग को ये नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप लोग को ये नोट्स हमारे ऐप पे मिल जाएंगे यस अकेडमी की, मैं लिंक नीचे वीडियो में ऑब्वियसली डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं इनको। सेक्शन 11.6b, नाउ 11.6b क्या है, द डेजिग्नेशन ऑफ एनी पर्सन। अच्छा ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको आपने क्या समझना है ना, कोई भी पर्सन को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन को बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है कि ये द इंस्टीट्यूशन है जिसके पास आप जा सकते हैं, और एज द केस मे बी द हाई कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन शैल नेवर बी रिगार्डेड एज डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर। इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना पावर डेलीगेट नहीं कर दिया है, मतलब आज भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, आज भी पावर हाई कोर्ट के पास ही है। डेलीगेशन का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर, डेलीगेशन नहीं है। यहां पे सिर्फ उन लोगों ने नॉमिनेट किया है कि हमारे बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर ऑलवेज सुपीरियर टू द डेलीगेटेड पार्टीज। श्योर। नेक्स्ट अप इज 11.8 The arbitral institution referred above before appointing an arbitrator shall seek a disclosure in writing from the prospective arbitrator and shall give due regards to। अब इसने 11.8 के अंदर बिल्कुल ही टाइम पास बात करिए, जो इंस्टीट्यूशन है जिसको आप जा रहे हो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से पहले, वो क्या करता है ना, पार्टी से डिस्क्लोजर ले लेता है।
सो जिस इंस्टीट्यूशन के पास आप जाना चाह रहे हो वो इंस्टीट्यूशन आपसे पहले डिस्क्लोजर लेता है कि भाई आपकी कोई डिमांड है क्या, आपकी कोई जरूरत है क्या, फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर्स एंड शैल गिव ड्यू रिगार्ड्स टू एनी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द आर्बिट्रेटर। अगर कोई आप लोगों ने डिमांड की थी कि इस तरीके का आर्बिट्रेटर चाहिए तो वो देखेगा कि आर्बिट्रेटर के पास उतना क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अब तो एक्ट ने आर्बिट्रेटर के क्वालिफिकेशन अलग से दे दिए। इसमें है क्या सर? है, बता रहा हूं। Any content of the disclosure and other consideration as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrators। तो अगर आप ये दो चीजें देखें तो उसने क्या देखा? पहले उसने आर्बिट्रेटर का क्वालिफिकेशन देखा, और सेकेंडली आफ्टर ही इज डन विद द क्वालिफिकेशन ये नेक्स्ट कहाँ आगे बढ़ गया? ये नेक्स्ट आगे बढ़ गया ये देखने के लिए कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट काम कर पाएगा, क्या ये इम्पार्शली काम कर पाएगा। यानी कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें वो बेसिकली सिर्फ उसकी इंडिपेंडेंस को चेक कर रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट अप है 11.9 प्रोवाइड करता है दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ सोल और थर्ड आर्बिट्रेटर, अच्छा ये सेम पॉइंट है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, रीड कर रहे हैं वैसे ही आएगा समझ में। इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल एग्रीमेंट द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर ऑफ अ नेशनैलिटी अदर देन द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज वेयर द पार्टीज बिलोंग टू डिफरेंट नेशनैलिटीज। 11.11 where more than one request has been made to different arbitral institution। अच्छा ये अच्छा पॉइंट है, आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नॉर्मली भी मैं जब पढ़ाता भी हूँ तब भी मैं इस पॉइंट पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि कोई ऐसा टफ पॉइंट नहीं, बट आई थिंक हमेशा ये वाला पॉइंट 11.11 आपको याद होना चाहिए। ये बोलता है जब मान लो कि भाई दोनों पार्टीज ने रिक्वेस्ट कर दी, इसने भी कर दी इसने भी कर दी, और किया क्या इन लोगों ने, अलग अलग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस में जाके रिक्वेस्ट कर दिया, ए ने इसको बी ने उसको। अब क्या हो रहा है देखो, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो बाद वाला एप्लीकेशन है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो यहां पे याद रखना ऐसा नहीं होता। आपने सीपीसी के अंदर रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइज ये रूल पढ़ा होगा मुझसे, अगर आपको याद हो तो सीपीसी के अंदर पढ़ा था अपने बेटू। तो यहां पे एक चीज याद रखना, जब कभी भी एक मैटर किसी कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता है तो वो मैटर दूसरी कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता। सो इफ देयर आर टू पार्टीज ए बी, ए ने पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी, दिस एप्लीकेशन इज पेंडिंग नाउ, सो इफ दिस इज पेंडिंग ऑटोमेटिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां पहली एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसके पास पावर आएगा। ठीक है, टू विच द रिक्वेस्ट हैज बीन फर्स्ट मेड अंडर द रेलेवेंट सबसेक्शन शैल बी कंपीटेंट टू appoint. Are we shortened now? Next up is 11.12 which says according to 11.12 of the act an application for appointment of an arbitrator shall be disposed of by the institution within a period of 30 days from the date of notice on the opposite party। एकदम ठीक है, ये पॉइंट तो सर आपने ऑलरेडी अभी भी बताया था कि 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देना है। सो सर ये वापस क्यों है? क्योंकि एक्ट के अंदर स्ट्रीमलाइन वापस बताया गया है। ऑलमोस्ट टू द एंड 11.14 states that arbitral institution shall determine the fees। arbitral institutions को बताना है कितनी फीस ट्रिब्यूनल को मिलनी चाहिए and the manner of its payment to the arbitral tribunal subject to the rate specified in the fourth schedule। fourth schedule के अंदर जो रेट्स दी गई हैं वो देखते हुए आप लोग बताते हैं कि भाई कितनी फीस मिलनी चाहिए। It may be noted that 11.14 shall not only apply to international commercial agreement but it is already decided between parties। अब देखना इसने क्या बोला, जो सेक्शन 14 है ये कहाँ नहीं लगता सर? सेक्शन 14 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में नहीं लगता। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आप बीच में बताओ इट हैज़ बीन डिबार्ड। एंड नेक्स्ट चीज़, या फिर जब पार्टीज ने अपने बीच में डिसाइड कर रखा था कि हम लोग कितनी फीस पे करने वाले हैं, कौन फीस पे करने वाला है, तब आप लोग बीच में नहीं आ सकते। तो यानी कि 11.14 का रोल बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। वो सिर्फ तब बीच में आता है जब एक शक है कि कोई फीस डिसाइडेड नहीं है और अप्रोप्रिएट फीस क्या होनी चाहिए। उसमें भी आपकी मदद करता है इंस्टीट्यूशन, कैसे? फोर्थ शेड्यूल के अंदर जाके रेट्स देख के। श्योर सर फोर्थ शेड्यूल हमको पढ़ना है क्या? ना, ठीक है, लेट्स गो हेड नाउ। नेक्स्ट अप इज योर इंटरिम मेजर्स बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर इसमें कोई अमेंडमेंट है क्या? नो, इंटरिम मेजर्स के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। ठीक है, देख लेते हैं। सेक्शन 17(1) प्रोवाइड करता है दैट अ पार्टी मे ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब सेक्शन 17 ने क्या बोला, बात समझना। ये कह रहा है कोई भी पार्टी ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, जब आर्बिट्रेशन चल रहा है उस दौरान कोई भी पार्टी क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है। किसको अप्लाई कर सकती है? ट्रिब्यूनल को, यानी कि उससे ऊपर जाके अप्लाई कर सकती है। किस चीज के लिए? कि भाई हमको चाहिए कि आप एक गार्डियन अपॉइंट करो
फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन। अच्छा, पर गार्डियन क्यों अपॉइंट होता है? सर गार्डियन तो दो ही केसेस में अप्लाई होना चाहिए, या तो सामने वाली पार्टी अनसाउंड माइंड की है, या फिर सामने वाली पार्टी एक बच्चा है, यानी कि एक माइनर है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। प्रीटी सिंपल, ठीक है। फॉर एन इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली, अब देखिए इन सब चीजों के अंदर भी आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। द प्रेजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। कोई जो भी चीज है जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर है, हमने कहा सर देखो आर्बिट्रेशन का जजमेंट आने में टाइम है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, बट सर इट इज सब्जेक्ट टू नेचुरल डीके। व्हाट वी वांट इज कि आप इसको एक बार के लिए सेल कर दो और इसका पैसा आपके पास रखो, हम बाद में पैसे के ऊपर लड़ लेंगे। कैन दिस बी डन? यस, दिस कैन बी डन, फॉर श्योर दिस कैन बी डन। नेक्स्ट अप, सर ये तो हो गया, हम उसको प्रेजर्वेशन के लिए भी बोल सकते हैं, उसकी एक बार के लिए कस्टडी मांग भी सकते हैं, उसकी सेल भी डिमांड कर सकते हैं। ये इंटरिम मेजर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। इंटरिम मतलब जो फाइनल ऑर्डर से पहले आए, बीच में, इंटरिम। नेक्स्ट, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन। नाउ व्हाट इज सिक्योरिंग द अमाउंट इन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट? यानी कि मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी रैंडम एग्जांपल फॉर दिस। आई से दैट आई हैव टू टेक 10 लाख रुपीज फ्रॉम विकास बोरा, और सच भी ये लेना है मेरे को। विकास सर मुझे रिप्लाई करते हैं कि नहीं 10 नहीं है, 9,99,500 रुपये ही है। मैं कहा भाई अब तो बात ईगो की है, मेरे 10 लाख बनते हैं, मैं 10 ही लूंगा। सर ने कहा 9,99,500। अब हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं लड़ने। मैंने कहा सर सुनो, जजमेंट जब आएगा तब आएगा, तब तक के लिए जितना क्लेम वो मेरा मान रहा है वो पैसे तो निकाल के दे दो, 9,99,500 तो दे दो, 500 रुपये में लड़ लेंगे हम लोग। जब वो जीत जाए तो उनके, मैं जीत गया तो मेरे। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट अप इज द डिटेंशन, प्रेजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लोगों ने प्रेजर्वेशन और सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी बोला, उसके बाद आप लोगों ने कोई अमाउंट अगर कोई डिस्प्यूट में था उसको सिक्योर करने की बात करी। तीसरा मैटर में क्या था कि भाई द डिटेंशन और प्रेजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन so as to which any question may arise therein। तो अगर कोई प्रॉपर्टी को जब्त करने की जरूरत है या फिर किसी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने की जरूरत है, तो आप एक इंटरिम मेजर बोल सकते हैं उनको कि सर व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज कि पहले एक बार इसको इंस्पेक्ट किया जाए, एक बार इसको डिटेंशन में लिया जाए, अलग किया जाए, बाद में हम लोग इसके ऊपर जजमेंट मांगेंगे। नेक्स्ट अप इज इंटरिम इंजंक्शन। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बात करने की जरूरत है। अच्छा बेटो, मैं क्यों इस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में। आई डोंट थिंक कि इतनी छोटी छोटी बातें आपको बताने की जरूरत है। एनी अदर इंटरिम मेजर एज द ट्रिब्यूनल में डीम फिट। अच्छा ना, नोट अगेन, जब भी मैं नोट डालूं तो समझ जाना इंपॉर्टेंट है। सर नोट में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? कोई खासा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा मन कर रहा था मैंने डाल दिया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। अब इसके अंदर इसने क्या बोला कि जब कभी भी आर्बिट्रेटर ये काम कर रहा होता है, यानी कि द ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर फॉर मेकिंग ऑर्डर्स जो एक नॉर्मल कोर्ट के पास होते हैं जब उसके सामने केस आता है। एक ट्रिब्यूनल के पास बिल्कुल वैसी पावर्स है जो नॉर्मल कोर्ट के पास होते हैं जैसा उसके पास केस आता है। एनी ऑर्डर इशूड बाय द ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर passed under court for all the purpose and shall be enforceable। अच्छा, अब इसने क्या बोला सर? इसने बोला कि ये बिल्कुल कोर्ट के सामने किए गए ऑर्डर पास किए हुए हैं एंड दीज आर एनफोर्सेबल अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बहुत ही बढ़िया। इन द सेम मैनर एज इफ इट वर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। श्योर, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कोर्ट का ऑर्डर चलता था। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया बेटू। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस सर कितने टाइम में सेट हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मैंने सिर्फ आपके नोट्स के फ्लो के लिए डाला है, बट दिस इज ऑलरेडी डन। लेट्स सी। 23(1) provides that within the period of time agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal, the claimant shall state the facts supporting his claim, the points at issue, and the relief or remedy sought, and the respondent shall state his defense in respect of these particulars। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने एक पार्टी ने अपना क्लेम और इस वाली पार्टी ने अपना डिफेंस विद इन रिस्पेक्टिव टाइम रखना है। और इसको 23(4) यानी कि जो अमेंडेड सेक्शन है जिसको मैंने मार्क कर दिया है वो बता रहा हूँ, states that the statement of claim and defense under this section shall be completed within a period of 6 months। सर 6 months कहाँ से गिनने हैं? From the date the arbitrator or the arbitrators as the case may be have received their appointment। ठीक है एकदम श्योर है? तो स्टेटमेंट क्लेम एंड डिफेंस में कुछ ज्यादा काम था नहीं। नाउ नेक्स्ट इज टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। दिस हैज ऑलवेज बीन, मैं हमेशा बोलता हूं दैट टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस होता है।
2019 में सर इसके अंदर कोई खासा चेंज आया है क्या? नहीं आया है. सो इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन एग्जैक्टली द सेम, बट स्टिल ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक्स में से आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ. 29A1 डील कर रहा है. देखते हैं भाई क्या बोल रहा है. क्या पढ़ रहे हैं अपन सर हम पढ़ रहे हैं टाइम लिमिट, कि कितने टाइम के अंदर एक आर्बिट्रल अवार्ड आ जाना चाहिए. सर अवार्ड का मतलब क्या होता है? अवार्ड का मतलब सर एज गुड एज जजमेंट. कितने टाइम में आर्बिट्रेशन का जजमेंट आ जाना चाहिए इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. 29A1 provides that the award in matters other than international commercial arbitration. अच्छा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन छोड़ दो, इसको अपन लोग बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर बांधते नहीं है, बहुत छोटी सी टाइम लिमिट है. आर्बिट्रेशन को 12 महीने का टाइम दिया जाता है और कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है अगर पार्टीज चाहे तो, और अगर उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए, पहले ना एक बार लेमन समझना. लो एक बेसिक आइडिया ले लो. नॉर्मली आपके पास 12 महीने का टाइम है आर्बिट्रेशन खत्म करने के लिए. सुनना आराम से, बाद में यही चीज़ रिपीट है. 12 महीने का टाइम है आर्बिट्रेशन खत्म करने के लिए. सेकेंडली, आपको 12 महीने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर दोनों पार्टीज अग्री करती हैं तो आपको 6 महीने और मिल सकता है. आपको 6 महीने और मिल सकता है. 6 महीने के बाद आपको आपका जॉब टर्मिनेट करना ही पड़ेगा क्योंकि आप खत्म नहीं कर रहे काम. इसको टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट बोलते हैं. अब इसके आगे नेक्स्ट चीज समझना जो मैं कहने जा रहा हूं. पर अगर आप खत्म, मतलब यानी कि आपके जो रिमेनिंग 6 महीने वो खत्म होने के पहले कोर्ट के पास चले जाते हैं या इवन उसके बाद कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, ऐसे केस में ये आर्बिट्रेशन और भी आगे चल सकता है. पर याद रखना, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो तुम आर्बिट्रेशन 18 महीने के अंदर खत्म नहीं कर पाए हो उसका रीजन आर्बिट्रेटर्स हैं कहीं पे भी या उनका डिलीजेंस है, तो ऐसे केस में आपकी फीस रिड्यूस कर दी जाएगी. ऐसे केस में आपकी फीस रिड्यूस कर दी जाएगी. बट जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करोगे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करोगे, द टाइम लिमिट हैज बीन गिवन 12 मंथ्स, बट एक्सटेंशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई है. एक्सटेंशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई है. अगर आपको जो मैंने अभी ये बोला मेरी बात समझ आई है तो आने वाला पूरा 1-2 पेज आपके लिए एकदम ठुल्ला है. लेट्स सी. Within 12 months, सर 12 months कहाँ से? फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग. सर प्लीडिंग क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जब आ गया ना उसके बाद सर. अच्छा 23(4) आपने यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा है वापस से, समझ क्या? नोट द पार्टीज में बाय कंसेंट एक्सटेंड द पीरियड. 12 महीने के भी आगे जा सकते हो. कितना? फॉर मेकिंग फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months. दैट्स द हाईएस्ट. 6 महीने और बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना आपने. Provided that the award in the matter of international commercial arbitration may be made as expeditiously. अब देखो उसने क्या बोला? Provided that the award in matter of international commercial arbitration shall be made, as possible, and endeavor may be made to dispose of the matter within a period of 12 months from the date of completion of pleading. अब बेटा इसने क्या बोला? अगर आप फर्क देखो तो यहाँ पे देखना, आपको ना मैं एकदम लैंग्वेज की मस्ती दिखाता हूँ कि कैसे अपन इंटरप्रेट करते हैं. बेटू देखना यहाँ इसने क्या लिखा? Within 12 months from the completion of pleading. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये वर्ड यूज किया है. Provides that the award in matters other than arbitration shall. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन छोड़ के they shall मतलब कंपल्सरीली they should finish it in within 12 months. पर अब बी पॉइंट देखो. बी पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट द अवार्ड, यानी कि जो जजमेंट है इन मैटर ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में मतलब कोशिश करो. 12 महीने में नहीं होता है, आगे बढ़ो. श्योर है? may be made as expeditiously as possible and endeavor may be made to dispose of the matter within a period of 12 months from section 23(4). what is section 23(4)? सर सेक्शन 23(4) था वो 6 महीने के अंदर प्लीडिंग और क्लेम कर देना. तो जैसी प्लीडिंग्स हो गई है वहां से तुम्हारे पास कितना टाइम है? 12 महीने का टाइम है. एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? यस सर, डोमेस्टिक केसेस में एक्सटेंशन मिल सकता है. अगर पार्टीज बोले 6 महीने के बाद कोर्ट जाना पड़ेगा. लेट्स गो हेड. इफ द अवार्ड इज मेड विद इन अ पीरियड. अच्छा अब है ना, इसको बोलते हैं हल्की सी लालच देना. अले ले ले ले. अब लालच कैसे दे रहे? 29A2 आपको एक लालच दे रहा है. 29A2 बोलता है कि अगर आर्बिट्रेटर बेबी, अगर तूने आर्बिट्रेशन 6 महीने के अंदर ही खत्म कर दिया, अगर तूने आर्बिट्रेशन 6 महीने के अंदर खत्म कर दिया तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिलवाऊंगा. मैं तेरे को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिलवाऊंगा. सो इफ द अवार्ड इज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ
6 months from the date of the arbitral tribunal enters upon the reference, the tribunal shall be entitled to receive such amount of additional fees as the parties may have agreed. तो ये स्टार्टिंग में एग्री हो जाता है कि अगर आर्बिट्रेटर ने 6 महीने के अंदर सॉर्ट आउट करवा दिया तो ऐसे केस में हम आपको इतना एक्स्ट्रा फीस देंगे. दिस इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ पार्टीज. आगे, अच्छा, अगर ये अवार्ड ऊपर दिए गए टाइम में यानी कि 12 महीने या फिर बढ़ा के जो 6 महीने कर दिए, 6 महीने में भी खत्म नहीं होता तो आर्बिट्रेटर की जॉब खत्म. शैल टर्मिनेट अनलेस द कोर्ट हैज एक्सटेंडेड इट. अनलेस द कोर्ट हैज एक्सटेंडेड. नोट, while extending the period under this subsection it may order, अच्छा it may मतलब the court may order reduction of fees of arbitrator by not exceeding 5% for each month of such delay. आपकी फीस का 5% कम किया जा सकता है हर महीने. Provided also that the arbitrator shall be given an opportunity of being heard before the fees is reduced. Again, this is natural justice. Natural justice के तहत हमेशा हम arbitrator को right देंगे कुछ भी उसके खिलाफ action लेने से पहले. 29A6 provides कि जब कभी भी आप period extend कर रहे होते हो, it shall be open to court to substitute one or all of the arbitrators. अगर कोर्ट को लगता है कि आप लोग बच्चे अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप लोग वर्थ इट काम नहीं कर रहे, तो कोर्ट आपको क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, सारे आर्बिट्रेटर्स को भी, किसी एक आर्बिट्रेटर को भी. और बच्चों जब नया आर्बिट्रेटर आता है ना, वो वापस से ग्राउंड जीरो से बात नहीं सुनेगा, जहां पे केस है वो वहीं से आगे बढ़ाता है. ठीक है. द कोर्ट to substitute one or all of the arbitrators, and if one or all of the arbitrators are substituted, the arbitral proceeding shall continue from the stage already reached and on the basis of evidence and material already on record, and the arbitrator appointed under this section shall be deemed to have been received the evidence and material. उनको पहले ही वो evidence मिल चुका है, उनको पहले ही वो material मिल चुका है. As per last 28A9, an application filed under this section shall be disposed of by the court as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to dispose of the matter within a period of 60 days from the date of service of notice on the opposite party. ठीक है एकदम. तो बस इसमें कुछ भी नहीं था. 60 डेज का टाइम है भाई. कोर्ट जितना पॉसिबल हो पाए जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करेगी इस मैटर को, पर 60 डेज के अंदर तो कर ही देना है. बहुत बढ़िया. अच्छा, नाउ आई थिंक 34(2) this application of setting aside the order is completely ditto same, और आई डोंट थिंक कि एग्जाम पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली वांटेड कि आपके पास नोट्स में होना चाहिए सो दैट यू कैन रीड इट वंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड इट वंस. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड? ऑब्वियसली अगर किसी पार्टी को अपना केस दिखाने का पूरा मौका नहीं मिला है, अगर किसी पार्टी को लगता है कि दोनों में से कोई जब भी प्रोसीडिंग चल रहे थे आर्बिट्रेटर बायस था, उसने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, या फिर वो ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं कर रहा था, या फिर एक पार्टी को अपना केस दिखाने का चांस ही नहीं मिला, उसे प्रॉपर नोटिस नहीं मिले, ही कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड. बहुत क्विकली कवर कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कर ही रहे हैं तो जल्दी खींच देते हैं. 34(2) states that an arbitral award may be set aside by the court only if the party making the application establishes the basis of the record tribunal. A party was under some incapacity, the arbitration agreement is not valid. दोनों में से कोई पार्टी incapacity में थी, arbitration agreement जो है वो ही valid नहीं था. Have subjected it or the party making the application was not given proper notice. पार्टी को नोटिस नहीं मिला. बिटू क्या क्या चीज़ होगी? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं था, पार्टी इसके अंदर इनकैपेसिटी थी, एप्लीकेशन जब आपने बनाई थी उसके बाद आपको प्रॉपर नोटिस ही नहीं मिला. अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर और ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एनी अदरवाइज अनेबल टू प्रेजेंट हिज केस. तो इसने क्या बोला? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में आपको प्रॉपर मौका नहीं मिला. द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर or the arbitral proceeding, or was otherwise unable to present his case, or the arbitral award deals with a dispute not falling within the terms of submission to arbitration. ऐसा मुद्दा था जो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं जा सकता. सर ऐसा कौन सा मुद्दा था जो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता? अरे तुम क्या रेप और मर्डर केसेस आर्बिट्रेशन में सुलझाओगे? नॉट पॉसिबल. सो ऐसे मुद्दे जिनको आप लोग आर्बिट्रेशन में ले जा ही नहीं सकते, उनके लिए. अच्छा, अब ये वाली लाइन समझना. और इट कंटेन्स डिसीजन और मैटर्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन. या फिर वो ऐसे मुद्दों के ऊपर था जो आर्बिट्रेशन के मुद्दों के बाहर ही थे. पर अब बेटा एक बात समझना, सर आर्बिट्रेशन में 2-3 मुद्दे चले गए एक ही पार्टी के बीच में, जिसमें से कुछ आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते थे, कुछ नहीं जा सकते थे. तो क्या करेंगे?
Now this is the note that if the decision on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted. So इसने क्या बोला, अगर the decision on the matter submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the arbitral award which contains decision on matter not submitted to arbitration may be set aside. बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपने लाइन ढंग से पढ़ी हो ना तो आपको मेरी ये बात वापस सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर if the decision on matters submitted to arbitration can be separated, ये जो डिसीजन है इसको अलग अलग किया जा सकता है. कौन से मुद्दों पे आर्बिट्रेशन का पावर है, कौन से पे नहीं है, इनको अलग अलग किया जा पा रहा है. फ्रॉम दोज नॉट सो सबमिटेड, ओनली दैट पार्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड विच कंटेन डिसीजन ऑन मैटर नॉट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन मे बी सेट असाइड. बस उन्हीं को सेट असाइड करना जो आपने आर्बिट्रेशन के लिए लाने ही नहीं थे या फिर आ ही नहीं सकते थे, बस उनको सेट असाइड करो. जिसके ऊपर आर्बिट्रेटर का राइट है वो जजमेंट अवार्ड एकदम वैलिड ही रहेगा. ठीक है. The composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties. ठीक है. If the court finds that the subject matter of the dispute is not capable of settlement, अच्छा ये जो अपन ने ए वाले पॉइंट पढ़े ना, तो ऐसे केस में पार्टी एप्लीकेशन करके स्टैब्लिश करती है कि भाई पार्टीज में से कोई इनकैपेसिटेट था, एग्रीमेंट वैलिड नहीं था, जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपन बात कर रहे थे वो सही नहीं था, या फिर हम लोग को सही से आर्बिट्रेशन करने का मौका नहीं मिला, या फिर जो मुद्दा था वो आर्बिट्रेशन में नहीं आ सकता था. ऐसे केस में आप लोग अप्लाई करते हो. कभी कभार कोर्ट खुद भी तो आ सकता है बीच में और बोल सकता है कि मेरे को सेट असाइड करना है. जब the court finds that the subject matter in dispute is not capable of settlement by arbitration or the award is in conflict with the public policy of India. Now public policy is such a wide term, should not be discussed in an amendment lecture. I think I should or I will someday definitely make. I think बहुत सारे लोगों को public policy में ऐसा doubt रहता है, what is public policy. I'm going to make a good video about what comes under the public policy of India. Currently अभी हमारा एग्जाम पास में बिटू, तो अपन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे. क्या होता है पब्लिक पॉलिसी, मैंने नोट में वापस से डाल दिया. For the avoidance of any doubt, it is clarified that an award is in conflict with the public policy of India only if the making of the award was induced or affected by fraud. So अगर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये इंड्यूस्ड था किसी फ्रॉड की वजह से, तो हम बोलते हैं कि आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए. क्यों? क्योंकि ये जजमेंट ही करप्ट जजमेंट था, ये बिक गई गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट बिक गई है तो ऐसी बिकी हुई गवर्नमेंट का जजमेट गलत है, और ये गलत है तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है. हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? नेक्स्ट अप, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ. इंडियन लॉ तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया बढ़िया लॉज बना के बैठा है, जो जजमेंट आया ना वो इंडियन लॉ के अगेंस्ट जा रहा है. ये बोल रहा है हम तो आर्बिट्रेशन वाले हैं, हम आपका लॉ के फॉलो करें, लॉ ही फॉलो नहीं कर रहा. मीनवाइल इंडियन लॉ, अबे साले माफ कीजिएगा मैं इधर उधर नहीं निकलता, मैं ऑन पॉइंट बोलता हूं कि अबे साले ये नहीं कर सकते तुम. क्यों? क्योंकि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग तो इंडियन लॉ के खिलाफ जा रहे हो. अगर इंडियन लॉ के खिलाफ गए तुम इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो. एंड दैट इज, इट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस. मतलब बेसिक मोरालिटी एंड जस्टिस के पॉइंट्स के समझाए भी नहीं गए. Just think about this, that do you feel that this is okay, that institute आपको 1 जून को बता रही है कि पेपर नहीं है. आप बोलोगे भाई क्या कर रहे हो, इतना एंड में कौन बताता है, बिल्कुल गलत है. या फिर इंस्टीट्यूट एक नोटिफिकेशन भेजती है कि आपके पेपर होने वाले हैं, कब होने वाले हैं अभी हमें नहीं पता. आप कहोगे ठीक है, और वो 30 मई को फोन करके बोलती है कि कल से आपके पेपर है. आपने कहा बे पागल हो गए, इतना जल्दी इतना आसपास कैसे कर सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. सो ऐसे केस के अंदर जो अपन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये जो हो रहा है ना, आप बोल रहे हो यार जस्टिस ही नहीं है, आप मोरालिटी अगेंस्ट जा रहे हो. इसको मोरालिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं. थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल गया होता हम बोलते हैं आप जस्टिस कर रहे हो. एक तीर दो निशाने. नेक्स्ट अप इज योर अपीलेबल ऑर्डर्स. प्लीज ये आप लोग रीड कर लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अपीलेबल ऑर्डर्स यार. नाउ ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक नई चीज ऐड की गई है इसमें सेक्शन 42A के नाम पे. सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? कतई नहीं. क्यों? क्योंकि इसको नया सेक्शन कोडिफाई करके ऐड किया गया है, पर ये एक अनरिटन रूल ही था. ये एक अनरिटन रूल ही था. सर क्या था इस 42A के रूल के अंदर? अब 42A का रूल क्या कह रहा था ना कि भाई मी बीइंग एन आर्बिट्रेटर, जिसने आप लोगों की सारी बात सुनी, आपके सारे एविडेंसेस देखे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, आई हैव नोन अ लॉट अबाउट यू एंड आई शुड ऑलवेज कीप इट कॉन्फिडेंशियल. मैं कभी भी ये बातें किसी को बताऊंगा नहीं कि मुझे आप लोगों के बारे में क्या क्या पता है. ये मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को ना बताऊं.
विदाउट इट वाज एन अनरिटन रूल. अब बस इसको 42A के अंदर बोल दिया गया दैट द आर्बिट्रेटर, the arbitral institution and the parties to the arbitration shall maintain confidentiality of all arbitral proceeding except, अच्छा कब आपको confidentiality रखने की जरूरत नहीं है? Except award where its disclosure is necessary for the purpose of implementation and enforcement of the same. तो इसने क्या बोला कि कभी भी आर्बिट्रेटर कोई भी अंदर की बात जो उसे पता पड़ी है वो किसी को बताएगा नहीं. However उसे कब बताना पड़ेगा, बस अवार्ड जो उसने दिया है ना वो डिक्लेयर करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आप अपना अवार्ड डिक्लेयर नहीं करोगे तो इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज 42A. उसके बाद 42B भी एक नया आया है, अमेंडमेंट है, तो अगेन मैंने इसको मार्क किया. सो 42B ऑफ द एक्ट, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई. अच्छा, अब ये 42B ने क्या किया है ना, आर्बिट्रेटर को प्रोटेक्शन दिया. 42B ने क्या किया है, आर्बिट्रेटर्स को प्रोटेक्शन दिया. सो इसने क्या बोला कि भाई कोई भी केस, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग शैल नॉट लाई अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर फॉर एनीथिंग विच ही इज डन इन गुड फेथ. ये ऊपर भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आया था. तो 42A एंड 42B ये दोनों नई चीजें आई हैं. 42A टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, 42B प्रोटेक्ट्स द आर्बिट्रेटर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम while he was doing his duties in the legal course or intended to be done under this act or the rules and regulation made thereunder. Now coming down, next is ACI. This is something which is important. क्यों? क्योंकि नया है ये, ठीक है. So ACI is Arbitration Council of India. सर इसको अपन ने क्यों बनाया था? Arbitration and Conciliation Act ने इसके ऊपर कुछ ड्यूटीज इंपोज की हैं, उनको पूरी करने के लिए आया है. सर कौन सी वाली? एक्रीडिएशन ग्रेडिंग वाली. आ जाओ कर लेते हैं उसके ऊपर बात. आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. अब सर देखो 41, 42A, 42B, 43B ये सब नए सेक्शंस हैं. अगर तुम नोटिस करो तो ये सारे इंसर्शंस हैं. इसके हेड सेक्शंस पहले भी हुआ करते थे, नए नए सेक्शंस इसके अंदर सब सेक्शंस की तरह इंसर्ट किए गए, इसीलिए आपको ऐसे कुछ थोड़े से अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं. 43B एम्पावर्स द गवर्नमेंट. अच्छा, 43B ने गवर्नमेंट को क्या पावर दिया है कि वो लोग क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं? एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. सर क्या ये ऊपर भी अपन ने पढ़ा था? हाँ मेरे भाई पढ़ा था. कहाँ गया? ये रहा. Establishment and incorporation of an independent body, namely the ACI, for the purpose of grading and accreditation of arbitrators. तो सर ये वापस क्यों पढ़ा रहे हो? तुमको पता था कि यहाँ पे कौन बनाएगा ये बॉडी और ये बॉडी क्या करती है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ. चलो आज भी to perform the duties and discharge the function under Arbitration Conciliation Act 1996. The council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession, common seal. Oh my god, do you guys know what is this? This is company law, basic company. So ACI is created in the form of a company which is having a perpetual succession, common seal, right to sue and be sued, to hold and dispose of property, movable and immovable, to enter into contract, and shall by the same name be sued and can also sue. अच्छा, अब इसका हेड ऑफिस क्या है? सर इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है. सर क्या मल्टीपल ऑफिसेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. द हेड ऑफिस ऑफ द काउंसिल शैल बी एट दिल्ली. इसका जो हेड ऑफिस है वो कंपल्सरीली का होना चाहिए. शैल मतलब कंपल्सरीली का होना चाहिए दिल्ली के अंदर. एंड द काउंसिल में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट स्टैब्लिश ऑफिसेज एट अदर प्लेस इन इंडिया. एक ऑफिस जो कंपल्सरीली होना चाहिए वो दिल्ली के अंदर है. इससे ज्यादा अगर आपको स्टैब्लिश करने हैं बखूबी करें, हमें क्या तकलीफ है. बस किसका अप्रूवल ले लीजिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लीजिएगा. Now sir, what is the composition of this council and क्या composition से अंदर कुछ changes आने वाले हैं? Yes, कुछ changes हैं, छोटे मोटे से हैं, बताता हूँ आप लोग को. Now see, इसका composition क्या है? इसके पास होता है एक chairperson. इसके पास क्या होता है? एक chairperson. अच्छा वैसे ना मैं मेरे notes में क्या करता हूँ कि highlight कर देता हूँ ये chairperson to be nominated by and who is the chairperson. मैंने इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि multiple highlighting हो जाती है, आप confuse हो जाते हैं. इसीलिए मैंने ये मेरे पढ़ाने के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, वैसे आप यूजुअली नॉर्मल लेक्चर्स में देखेंगे तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. अभी मैं यहाँ पे बाय माई पेन हाईलाइट कर देता हूँ तो आप लोग को याद रहेगा. अगर आप लोग के पास मेरे नोट्स हैं उधर जो कि होंगी तो उनको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है. अ चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लो भाई, तो पहली बात एकदम नक्की होगी दैट अ चेयरपर्सन इज टू बी अपॉइंटेड. कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. अच्छा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट मन मर्जी अपॉइंट नहीं करती है, क्योंकि चेयरमैन है, क्योंकि सबसे ऊपर का बंदा है, तो अपन बात भी सबसे ऊपर के बंदे से करेंगे ऑन द रिकमेंडेशंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया.
ठीक है क्या? यस सर, एकदम ठीक है। तो एक आएगा चेयरपर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बेटा ध्यान देना, नॉमिनेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, अपॉइंट वर्ड यूज कर रहा हूं। क्यों? फर्क है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करके। हु हैज बीन, अच्छा अब कौन चेयरपर्सन बन सकता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, या फिर चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, या फिर जज है हाई कोर्ट का, या फिर कोई भी और एमिनेंट पर्सन है हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। तो सर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप पढ़ा रहे हो हमें सेक्शन 43C जो कॉम्पोजिशन की बात करता है। सर कौन से कॉम्पोजिशन की? एसीआई के कॉम्पोजिशन की। एसीआई के अंदर एक होता है सबसे पहले, जो जिस बंदे का हम नाम बोल रहे हैं वो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कैसे अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करके। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर कोई भी और पर्सन जिसके पास आर्बिट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, वो बन सकता है। नेक्स्ट अप एक मेंबर आता है, इसको अपॉइंट नहीं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है कि आप इसको बना सकते हैं आपका एक मेंबर। अब ये सर कौन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है? ये कोई भी एक एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर होता है जिसके पास सब्सटैंशियल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो सर एक चेयरमैन होता है, दूसरा मेंबर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं नॉमिनेट करता है। थर्ड, अब अपॉइंट करता है मेंबर, एक और मेंबर। तो अभी तक का कॉम्पोजिशन कैसा बन रहा है? चेयरपर्सन प्लस मेंबर, इसको आप डाल सकते हो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस मेंबर के आगे भी आप डाल सकते हो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वन मोर मेंबर, दिस इज नॉमिनेटेड। इसका भी आपको लॉजिक पता है। अब इसके वाले पे आ गया हूं मैं, आ जाओ। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन। अब ये वाला बंदा कौन अपॉइंट हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रहा है, पर इस बार वो चेयरपर्सन से बात करता है। जो चेयरपर्सन को लगता है कि यार इतना एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, ऐसा बंदा हो, इसको मेंबर बनाना। हु इज एन एमिनेंट अकेडमिशियन हैविंग एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड टीचिंग इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड एडीआर लॉज। तो इस मेंबर के पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अमेजिंग होनी चाहिए कि जो उसके अमेजिंग एकेडमिक स्किल्स रहे हो, उसने बहुत काम किया हो, ही हैज एक्चुअली बीन इनटू रिसर्च एंड टीचिंग इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये एक और मेंबर बनता है। तो सर आप हमारे सामने 3 लोग ले आए। चेयरपर्सन कैन बी सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज और एनी अदर स्पेशलाइज्ड पर्सन। एक मेंबर जो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंसल्टेशन से होता है हमारे चेयरपर्सन की, और ये कोई टीचर या रिसर्चर होना चाहिए आर्बिट्रेशन के अंदर। एक बंदा आप नॉमिनेट करते हो जो आप लोगों को लगता है कि इसका सब्सटैंशियल नॉलेज है। Next, Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, or his representative not below the rank of Joint Secretary shall also become a member. अब इसने क्या बोला? एक और कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेक्रेटरी है, कौन से डिपार्टमेंट में? लीगल अफेयर्स मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है, पर वो रिप्रेजेंटेटिव शुड नेवर बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। अब ये मेंबर है, पर बिटू इसके आगे ना एक्स ऑफिशियो लिखा है मैंने। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है राजा समझना। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एट सम अदर प्लेस। आई गिव यू एन एग्जांपल। यस एकेडमी के अंदर जो जेआईजीएल पढ़ाएगा, ही शुड बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ यस एकेडमी। यस एकेडमी के अंदर जो जेआईजीएल पढ़ाएगा वो यस एकेडमी के बोर्ड का चेयरमैन होगा। Now in such a case, you do not have to appoint the chairperson of the meeting. Why? Because automatically जो JIGL पढ़ा रहा होगा, यानी कि मैं, वो अपने आप क्या बन जाएगा? चेयरपर्सन बन जाएगा। क्यों? Ex officio। Ex officio का मतलब होता है by virtue of my position at some other place, मेरे को आप दूसरी जगह पे नॉमिनेट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला? एक और मेंबर आएगा। ये मेंबर कौन है? ये मेंबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी है। कहां पे? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड फॉर लॉ एंड जस्टिस में। वो बंदा यहां का मेंबर बनेगा ऑटोमेटिकली। तो जो ये बंदा यहां पे नौकरी करेगा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, वो ऑटोमेटिकली यहां का मेंबर बनता जाएगा। इसलिए एक्स ऑफिशियो कहते हैं। बेटू हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग एक्स ऑफिशियो में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं।
Next is Secretary to the Government of India in Department of Expenditure, Ministry of Finance, or his representative, not below the rank of Joint Secretary member. Again, he is ex officio. One part-time member appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट. एक पार्ट टाइम मेंबर आता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, ऑफ अ रिकग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चूजन ऑन अ रोटेशनल बेसिस. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर, सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो. ठीक है, अब ये इतने सारे लोग हो गए आपके सामने. सर इनको याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है. एक चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, दो मेंबर आते हैं जिसमें से एक मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एक को नॉमिनेट करता है. ये आपके 3 पॉइंट हो गए. उसके बाद 2 लोग हैं एक्स ऑफिशियो. एक है सेक्रेटरी टू व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और दूसरा है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अगर तुमने यहां तक भी याद रख ली ना, हो गया काम. इसके बाद एक 1 पार्ट टाइम मेंबर बता देना, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. खत्म. ये कॉम्पोजिशन इज मोर देन सफिशिएंट. और कौन आ सकता है? जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है, जो इसको एग्जीक्यूट करता है. ही शुड ऑल्सो बी अ मेंबर. और वो कौन होता है? कोई भी जो ऊपर वाले सेक्रेटरीज हैं इनमें से कोई भी इसका सीईओ बनता है. अब मैंने एक नोट डाला है, द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. अच्छा राजा देखो कितना प्यारा है. अगर आपको मैं एक्स ऑफिशियो का मतलब नहीं बताता, आपको इस नोट का मतलब समझ नहीं आता. एकदम स्लोली एंड स्टेडली सुनना. ये क्या बोल रहे हैं? द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. चेयरपर्सन सर जो वो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज. मेंबर्स सर, मेंबर्स कौन? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या फिर नॉमिनेट करती है चेयरमैन से बात करके, चीफ जस्टिस से बात करके. पर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. सर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअली अपॉइंट नहीं होते, वो अपनी पोजीशन की वजह से यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको अदर देन एक्स ऑफिशियो बोला है. ठीक है. शैल होल्ड ऑफिस. देखो अब इनका टेन्योर बताया पर एक्स ऑफिशियो का टेन्योर नहीं बताया. क्यों? क्योंकि एक्स ऑफिशियो का टेन्योर उनके मेन लेवल पे अपने आप चल रहा है. शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. तो बच्चे इनको कितने टाइम का टाइम मिला है? 3 साल का टाइम मिला है. फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन देयर ऑफिस. Chairperson or member other than ex officio member shall not hold office after he has attained the age of 70 years in case of chairperson and 67 years in case of member. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? The tenure of members and chairperson, of course excluding ex officio members, shall be 3 years or they attaining the age of 70 years in case of chairman, 67 years in case of member. इन दोनों में से whichever is earlier. यानी कि अगर आपने किसी को मेंबर बनाया था तो वो 67 की उम्र से ज़्यादा तक काम नहीं कर सकता, किसी को चेयरपर्सन बनाया था तो वो 70 की उम्र से ज़्यादा तक काम नहीं कर सकता. तो मान लो अगर एक चेयरपर्सन को तुमने 69 की एज में अपॉइंट किया तो उसके 3 साल अगर शुरू करें तो 70, 71, 72, 70, 71, 72 तक जाएगा. हाउएवर 3 years और द एज ऑफ 70 विचएवर इज अर्लियर, तो वो ऑटोमेटिकली 70 पे रिटायर हो जाएगा. इसी जगह पे अगर ये चेयरमैन 65 की एज का होता तो 66, 67, 68 यानी कि 3 years और 70 विचएवर इज अर्लियर, ये वहां रिटायर हो जाएगा यानी कि 68 पे रिटायर हो जाएगा. सेम गोज फॉर मेंबर्स. ठीक है. नाउ दीज आर ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल. मैंने सिर्फ औपचारिकता के लिए आप लोग को दिया. अब ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती है. पॉलिसीज फ्रेम करना, रिकग्नाइज करना इंस्टीट्यूट्स को, एक्रीडिएशंस करना, ग्रेडिंग देना, ट्रेनिंग करना उन लोगों की, फॉर्म करना, रिव्यू करना, अपडेट करना नॉर्म्स को कि आर्बिट्रेशन और कंसलेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है. ये सारे पॉइंट्स है. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी डिस्कशन की जरूरत है, कोई भी डिस्कशन की जरूरत है. सो सिर्फ इसको व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज कि आप लोग इसको आराम से रीड करना. यू विल नॉट नीड मी इन दिस. बहुत टाइम पास है तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट अप इज योर रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंगली 43F. इसके अंदर भी कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. दिस हैज स्टेड द सेम. तो आ जाइए देख लेते हैं. नाउ द चेयरपर्सन और द फुल टाइम मेंबर और द पार्ट टाइम मेंबर, चेयरपर्सन हो, फुल टाइम मेंबर हो या पार्ट टाइम मेंबर हो, ये सब नोटिस देकर अपनी नौकरी से छुट्टी पा सकते हैं, ये रिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब रिजाइन की कुछ कैटेगरीज हैं, यानी कि या तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए 1, नेक्स्ट, या फिर आपकी जगह वो दूसरे किसी को भेज दे 2, 3, रेजिग्नेशन दिए हुए 3 महीने हो गए हैं, ये तीसरी सिचुएशन है.
रेजिग्नेशन दे दिया है, और एक्चुअली रेजिग्नेशन देने के बाद भी आपका टेन्योर बचा ही 2 महीने का था, और 2 महीने भी हो गए, अभी मैंने आपको अलग 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 इवेंट्स बताए, तो वो बंदा कहां रिटायर होगा, इज द क्वेश्चन। ठीक है एकदम। अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना। टर्म ऑफ ऑफिस बहुत सिंपल है सर। रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? रेजिग्नेशन का मतलब होता है जब कोई वॉलंटरीली आपकी ये जॉब, यानी कि इस काउंसिल की जॉब को छोड़ना चाह रहा है। अब इसमें समझना, आपको ना मैं 4 हेड दे रहा हूं, ठीक है? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, अब देखो, जब आप नोटिस देते हो रेजिग्नेशन का, वहां से आपको कम से कम 3 मंथ्स वेट करना होता है। ठीक है एकदम। आपने नोटिस दे दिया, 3 महीने खत्म नहीं हुए, पर उससे पहले कोई न्यू मेंबर या चेयरपर्सन आपकी जगह पे आ जाता है, तो आप यहां पे बाहर निकल जाओगे। आपने नोटिस दे दिया है, 3 महीने नहीं हुए हैं, न्यू मेंबर और चेयरपर्सन भी नहीं आया है, पर आपका टेन्योर ही खत्म हो गया, तो आप यहां पर रिटायर हो जाओगे। अच्छा, आपने नोटिस दे दिया है, न्यू मेंबर चेयरमैन नहीं आया है, टेन्योर भी खत्म नहीं हो रहा है, अब अपन अपने लास्ट एंड पे जा रहे हैं। इसको मैं एंड में लिखूंगा। अब देखो, दैट दे शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल दे आर परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सॉरी, लेट्स स्टार्ट। ये आ गया अप्रूवल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड इट, निकल पहली फुर्सत में। They shall continue the office until they are permitted by the government to relinquish. Relinquish का मतलब होता है छोड़ देना उनका ऑफिस, और until the expiry of 3 months. Until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice. अच्छा देखो, expiry of 3 months, अगर अप्रूवल नहीं आया तो 3 महीने रुकना पड़ेगा, और until a person duly appointed as his successor enters upon his office. पर इन 3 महीने के पहले ही कोई नया बंदा आपकी जगह आ गया, तब आप ऑफिस खाली कर सकते हो, और until the expiry of his term of office whichever is earlier, या फिर आप ही का टाइम, या आई एम सो सॉरी, या फिर आपका टेन्योर ही खत्म हो गया, तो आप जा सकते हो। तो ये 4 चीजें हमेशा याद रखना। 4 चीजें क्या क्या है? नोटिस से 3 महीने, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, न्यू मेंबर आपकी जगह आ गया, या आपका टेन्योर ही खत्म हो गया। इनमें से जो भी सबसे पहले हो जाए ना, आप निकल जाना। ठीक है एकदम, खत्म। नाउ जनरल नॉर्म्स ऑफ ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। अब एकदम एंड पे आ गए, बट क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अमेंडमेंट है 43 आए। ठीक है, स्टेट्स दैट द काउंसिल्स शैल मेक ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। जो आपने ऊपर ACI के बारे में पढ़ा है, वो क्या करता है? वो अपने इंस्टीट्यूशंस की क्या करता है? ग्रेडिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया रिलेटिंग टू उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंस्टीट्यूशन, उस काउंसिल का उस इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी कैसी है, उसके पास किस तरीके के कैलिबर के आर्बिट्रेटर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कितने कितने टाइम में उन लोगों ने आज तक केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है, चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो इन लोगों ने ऑलरेडी सेट रूल्स रखे हैं, जो बस ये लोग एनालाइज करते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कैसे आर्बिट्रेटर्स हैं, कितने कितने टाइम में इन लोगों ने आर्बिट्रेशंस खत्म किए हैं, किस किस तरीके के आर्बिट्रेशंस किए हैं, उस हिसाब से आपको एक्रीडिएशंस दिए जाते हैं। ये 43I में बोला गया है। नेक्स्ट अप इज सेक्शन 43J। सेक्शन 43J किसकी बात कर रहा है? द क्वालिफिकेशन, experience and norms for accreditation of arbitrators shall be as such specified in the 8th schedule। अब इसने क्या बोला कि भाई इधर आप लोग जो बोल रहे हो, the qualification, experience and the norms of accreditation of arbitrators shall be as such specified in the 8th schedule। बट 8th schedule में एक बहुत ही शानदार बात कह दी, जिसको मैंने आपके नोट्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। 8th schedule of the act, this act का 8th schedule authorizes a company secretary within the meaning of Company Secretary Act 1980 having 10 years of experience। यानी कि अगर आपके पास 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है, तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर की तरह काम कर सकते हैं। श्योर इनफ, आई थिंक आप लोग काफी खुश हो गए होंगे इस बात पे। अब इसके आगे इसने क्या बोला है कि 8th शेड्यूल में उसने किन किन लोगों को क्वालिफाइड माना है आर्बिट्रेटर का काम करने के लिए। अब मैं जितने नाम बता रहा हूं उतना ही याद रखना। एडवोकेट, CA, CS, CMA, एडवोकेट, CA, CS, CMA।
आप सिर्फ इन 4 को पहले याद कर लो। इन चारों के पास अगर 10 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है तो ये आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। मैं एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, बाकी सब रिपीट है। इट इज एन एडवोकेट विद इन द मीनिंग ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 हैविंग 10 years of practice experience as an advocate. CA 10 years of practice. Cost accountant 10 years of practice. See, this is how you make you teach in my notes. मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी 10 years of experience, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं, टाइम पास है फिर भी देख लेते हैं। एक ऑफिसर रहा है कोई इंडियन लीगल सर्विसेज का, जिसके पास एक लॉ डिग्री है, 10 years of एक्सपीरियंस है कोई भी लीगल मैटर में, गवर्नमेंट के साथ, कोई ऑटोनॉमस बॉडी के साथ, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ, और एट अ सीनियर मैनेजरियल पोजीशन इन एनी प्राइवेट सेक्टर। बस आपने ये 7 नंबर तक याद रख लो, 8th वाला याद ही नहीं करना, ठीक है। 8th और 9th याद नहीं करने अपने। एडवोकेट, CA, CS, CMA हैविंग 10 years of practicing experience। नेक्स्ट अप, इंडियन लीगल सर्विसेज में कोई काम कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए। नेक्स्ट अप, कोई लॉ का, अच्छा बेटा ये लॉ का बंदा और एडवोकेट अलग अलग क्यों हो सकता है? उसके पास सनत नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं करता है, उसने लॉ पढ़ा है सिर्फ। सो ही इज अ पर्सन हैविंग लॉ डिग्री जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो अच्छा, इसको है ना, मतलब आपको चाहिए तो आप छोड़ भी सकते हो, अगर याद रखना है तो रख लो। इसमें सिर्फ इतना है, अगर किसी के पास इंजीनियरिंग डिग्री है और उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, सेम गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, सीनियर लेवल मैनेजरियल पोजीशन इन प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी आर्बिट्रेटर बन सकता है। तो अगर आप लोग 7 नंबर तक देखो तो बहुत ही शानदार थे। एडवोकेट, CA, CS, CMA, इंडियन लीगल सर्विसेज, अगेन आपका जो कोई जिसने लॉ पढ़ा हुआ है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई इंजीनियर है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट is a person in any other case having educational qualification at degree level, जिसके पास कोई भी डिग्री है, having 10 years of experience in scientific technical stream in the field of telecom, IT, IPRs or other specified areas in the government, autonomous body, public undertaking, senior level managerial position in private as well as the case may be. If you see, ये जो आखिरी के 2-3 है ना, ये एकदम डिट्टो सेम है, 6th, 7th, 8th। इसमें क्या फर्क है? 6th में उसने बोला कोई भी जिसने लॉ पढ़ा हुआ है, 7th में उसने बोला कोई भी जिसने इंजीनियरिंग की हुई है, 8th में उसने बोला कोई भी जिसने कोई भी पढ़ाई की है, किसके अंदर, IPR के अंदर, कोई भी तरीके की साइंटिफिक कोर्सेज के अंदर, और सेम जगहों पे काम किया। तो अगर आपको एक पॉइंट याद हो गया तो 6, 7, 8 साथ में याद हो जाएंगे। श्योर है? ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब बस ये 2 चीज़ें और बच गई हैं। 43K क्या बोलता है कि काउंसिल को एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी मेंटेन करनी है। सर इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी का मतलब क्या है? जो आर्बिट्रल अवार्ड्स कब कौन सा अवार्ड आया था उसको रिकॉर्ड करके रखती है, इसको 43K के अंदर आपको मेंटेन करना है। सो द काउंसिल शैल मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड मेड इन इंडिया। 43L empowers the council in consultation with the central government make regulation consistent with the provision of this act। and last चीज अपन पढ़ रहे हैं, 43L क्या करता है? काउंसिल को यानी कि ACI को बोलता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और रेगुलेशंस बना सकते हैं जो कंसिस्टेंट हो विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and the rules made thereunder for the discharge of its functions, performance of its duties under this act। and with this we are done with your arbitration and conciliation act 2019। complete act ही बता दिया सालों तुमको अमेंडमेंट्स की जगह पे मैंने। अब नीचे क्या है सर? अब है राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। सर बहुत थक गए, बहुत हो गया, बहुत थक गए, मत थको, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट और। RTI एक्ट 2019 के अंदर कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत छोटू सी चीज़ है जो है सिर्फ 1 पेज की बात है। आई गए हो इतना लंबा, 10-15 मिनट और रुक जाओ। राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब RTI 2019 आया। पहली बात, RTI 2019 क्यों आया था? द एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट सो एज टू प्रोवाइड, ये 2019 को क्यों लाया गया है? दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एंड द सैलरीज, allowances and other terms and condition of services of the CIC and Information Commissioner and the SCI and the State Information Commissioner shall be as may be prescribed by government। अब देखो, अभी देखो, पहले के टाइम पे इनके जो टेन्योर थे वो फिक्स थे 5 इयर्स के लिए। इनकी सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड की जो सैलरी होती थी उससे मैच करके दी जाती थी। अब बस इस एक्ट ने क्या कर दिया ना, इसने अपॉइंटमेंट टेन्योर खत्म कर दिया। इन्होंने बोला कि क्या है 5 इयर्स क्यों, कितना भी हो सकता है, छोड़ दो।
अब इन लोगों ने सैलरीज, क्लेम्स और ये भी जो बेनिफिट्स है वो भी किसी और ऑफिशियल के सैलरी के ऊपर निर्भर नहीं किया। आपने कहा ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट खुद देखेगी, यही अमेंडमेंट है। तो प्रैक्टिकली अमेंडमेंट रिलैक्सेशन के तौर पे आए, इन्होंने टेन्योर्स हटा दिए, इन लोगों ने बंदिशें हटा दी। सर थोड़ा खुल के समझाओगे? बिल्कुल समझाएंगे, इसीलिए तो आए हैं। देखो द टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CIC। मेरे को पता है, आपको CIC ऑलरेडी पता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये मत बोलना कि सर CIC क्या होता है, वो बताओ। सेक्शन 13 ऑफ द RTI प्रोवाइड्स कि ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, पहले के टाइम पे ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वर्किंग टेन्योर होता था 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता था। पर अब देखो इसने क्या बोला, शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ये बात समझ में आई? पहली बात समझना, अब जितना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट उतना टेन्योर बोलेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, तेरे को क्या करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चॉइस है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं? अबे लल्लू, CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो टेन्योर के ऊपर से बंदिश हटा दी, हाउएवर एज रेस्ट्रिक्शन रखा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जितना उतना टेन्योर दे सकती है, हाउएवर एक चीज याद रहे, 65 की उम्र से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। अब 2 चीजें समझनी बेटा आपको, टेन्योर कितना भी हो सकता है पर आपकी उम्र 65 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जितना लंबा टेन्योर चाहे उतना दो। अच्छा सर एक बात बताना, लेट्स से विकास बोरा को हमने CIC का चेयरपर्सन बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया जब विकास सर थे 50 की उम्र के, मतलब अभी हाल फिलहाल की एज में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको 8 साल के लिए चेयरमैन बनाया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई टेन्योर की लिमिट नहीं है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ ही गया था। तो वो 58 पे रिटायर हो रहे थे, पर उनको गवर्नमेंट ने बोला कि आप फिर से अपॉइंट हो जाओ 7 साल के लिए। क्यों? क्योंकि आप तो 65 साल तक रह सकते हो और टेन्योर की कोई लिमिट थोड़ी है। यहां एक्ट बीच में आया। एक्ट ने क्या बोला, एक बंदे को, पहली बात, एक बंदे का टेन्योर हम नहीं बताएंगे, हाउएवर उसकी एज हम बताएंगे 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। मतलब विकास सर जब 58 में रिटायर हो गए, वो रिटायर हो गए, ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड अगेन। ओके सर, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैंने येलो मार्क किया, दिस इज द अमेंडमेंट। ओके, एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म। अच्छा बेटो, ये ऊपर बात चल रही थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंडर कौन आता है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब बेटा यहां थोड़ा सा ध्यान देना, बस एक ही ट्रिक सिखानी है, ये सीख गए ना, बस खत्म। एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। सर डिट्टो तो सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम डिट्टो। तो CIC में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था वही इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, सेम 65 ईयर्स एंड टेन्योर डिफाइंड नहीं है। पर आगे देखना, एंड ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज सच एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ना उसको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सर सो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये बोला और जो ये बोला ये एकदम डिट्टो जेरोक्स सेम है? यस, जेरोक्स सेम है, बस ये CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करता है और ये IC की बात करता है यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करता है। तो सर इसके आगे आपने क्यों बोला कि इसमें ट्रिक है? देखो, पर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अच्छा सबसे ऊपर है CIC, उसके नीचे IC आज रिटायर हो गया, आप इसको वापस से IC की तरह रीअपॉइंट नहीं कर सकते, पर आप इसको CIC तो बना सकते हो अगर इसकी उम्र 65 साल नहीं हुई है। तो अगर इसकी उम्र 65 साल नहीं हुई तो इसको CIC तो बनाओ। यस, वो हो सकता है। पर अब देखो कितना क्लेवरली इस लॉ को लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल ऑन वेकेटिंग हिज ऑफिस अंडर दिस सबसेक्शन बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब आपने कहा सर उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरह बनाया जा सकता है। अब देखो कितना क्लेवर पार्ट किया इन लोगों ने। आपने कहा सर ये तो बढ़िया है, पहले IC बनो 10 साल के लिए, फिर CIC बन जाओ 10 साल के लिए, खाओ तुम ही बैठ के, हम बैठे हुए ऐसे नहीं चलेगा। देखो कितना क्लेवर है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाते हैं, इसने क्या बोला, जब कभी भी हम एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाते हैं तब उसका टर्म ऑफ ऑफिस कभी भी मोर देन 5 ईयर्स नहीं हो सकता इन एग्रीगेट एज द इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
सर इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझना, बहुत छोटा सा मतलब है। मैं एज अ आईसी, एकदम ठीक है, 2 साल काम किया, क्या मैं सीआईसी बन सकता हूं? आपने कहा हाँ सर, आप आईसी की तरह रीअपॉइंट नहीं हो सकते, पर आप सीआईसी बन सकते हो। पर एक रूल ये कहता है कि जब कोई आईसी को प्रमोट करके सीआईसी पे ले आया जाए, तो उसका आईसी वाला टेन्योर और उसका सीआईसी वाला टेन्योर मिला के 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं एक आईसी की तरह अपॉइंट हुआ था और मैं यहाँ पे 7 साल से आईसी की तरह काम कर रहा था, देन आई एम नॉट अलाउड टू बिकम सीआईसी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा सीआईसी और आईसी का टेन्योर जोड़ते ही मैं 7 साल के आगे निकल गया, जो इस रूल को खराब कर देगा। इसीलिए सिर्फ उन्हीं को अपन सीआईसी बना सकते हैं जिन्होंने एज एन आईसी 5 साल से कम काम किया था, और उनको भी सीआईसी सिर्फ कितने टाइम के लिए बना सकते हैं? जब तक सीआईसी और आईसी का टेन्योर मिलके कितना हो जाए? 5 साल हो जाए। श्योर है क्या? ये नया अमेंडमेंट है, इसीलिए येलो मार्क किया है इसको। Next up is the salary allowances payable to and other terms and condition of service of the CIC and Information Commissioner shall be as such as may be prescribed by the government. Salary allowances पहले डिसाइडेड होती थी, पर अब इसको कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जब जैसा उसका मन करेगा। पहले इनकी सैलरी अलाउंसेस अलग अलग ऑफिसर्स के ऊपर टिकी होती थी कि इसकी कितनी है उतनी आपकी होगी, इसकी कितनी है उतनी आपकी होगी। नाउ अच्छा, अब सबसे बेस्ट बात, जो मैंने आपको ये पढ़ाया ना, टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ सीआईसी, एग्जैक्टली कॉपी है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट कमिश्नर ऑफिसर। सिर्फ जहां मैंने सीआईसी लगाया था वहां पे एसआईसी करना है अपने को। देखो सेक्शन 16, यहां पे 13 था बेटू, ठीक है, यहां पे 13, यहां पे नीचे लग जाएगा सेक्शन 16। The Right to Information Act provides that the State Chief Information Commissioner shall hold office for a term as may be prescribed by the central government and not more than 65 years. Ditto छपा हुआ है, not more than 65 years of age and shall not be eligible for reappointment. Every SIC shall hold office for a term as may be prescribed or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as State Information Commissioner. Sir, ditto. Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this subsection, be eligible for appointment as Chief State Information Commissioner. ये सर ये भी सेम है। Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as Chief State Information Commissioner, his term of office shall not be more than 5 years in aggregate as the Information Officer. The salaries and allowances payable to and other terms and condition of service of CIC and the Information Commissioner shall be shall be as such as may be prescribed by the central government. And this makes your amendment lecture come to an end. आपके सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो चुके हैं। आई बिलीव आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटू। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली अमेंडमेंट्स के साथ आपके पूरे पूरे चैप्टर्स ही तैयार करवा दिए। सो आई होप दैट दिस लेक्चर वॉज गुड फॉर यू, यू लाइक्ड इट। आई रियली रिक्वेस्ट यू दैट आप प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें, और पढ़ाई के साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, वो तो लगा ही देना, वरना मैंने लगा देना है तुमको 1। एट द सेम टाइम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं JIGL, SBEC, EBCL के लेके इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी लेके आने वाला हूँ। सो आई रियली वांट कि आप इसमें से कुछ भी मिस न करें। आज के लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We all are together in this. Yes Academy is with you and we shall always be there with you till our last breath. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से पढ़ाई करिए, बी इन टच। अपने कमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई भी और डाउट है, कुछ भी और जानना है। आई शैल ऑलवेज ट्राई कि मैं आपके डाउट सॉल्व करता रहूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।